अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल यानी कि पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस एंड द लाइननेस ऑफ इतने ज़्यादा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वही एक दफ़ा फिर लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम और बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के साथ। जी बिल्कुल, हमारे साथ कौन है, ये क्या करती हैं और इनसे मिल के आपको कैसा लगने वाला है एट द एंड, मुझे यकीन है आप भी मेरे साथ ये कहेंगे दैट द प्रोग्राम वाज परफेक्ट एंड सुपर डुपर। जी चलिए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम राबिल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड सच काइंड वर्ड्स। थैंक यू सो मच। अच्छा जी बताइए कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आज तो हमारे इस्लामाबाद का मौसम भी बहुत अच्छा है। सही बात है, लेकिन थोड़ी देर के बाद पूछेगा जब सड़ी हुई गर्मी दोबारा आ जाएगी। अच्छा जी चलिए ना, हम चाहेंगे कि मैंने अभी आपका तारुफ प्रॉपर नहीं करवाया, हम चाहते हैं कि हमारे सुनने वालों को और देखने वालों को आप अपना जो है इंट्रोडक्शन करवाइए। तो जी मैं इस्लामाबाद बॉर्न एंड ब्रेड हूँ। मैं यहाँ से आरएमसी से ग्रेजुएट करके हाउस जॉब करने के बाद इंग्लैंड मूव हो गई। फिर इंग्लैंड में मैंने अपनी सारी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग की है। इंग्लैंड में आई एम समथिंग विच इज कॉल्ड जीपी, अ जनरल फिजिशियन। लेकिन जब मैं अपनी जीपी ट्रेनिंग करी थी राबिल, तो मैंने उसके साथ साथ एमआरसीपी जो कि एक मेडिसिन की डिग्री है वो भी साथ साथ साइमल्टेनियसली की। सो आई एम डबल क्वालिफाइड, आई एम एमआरसी जीपी एंड एमआरसीपी। उसके बाद जब मैं सारा कुछ कर चुकी और बड़ा डॉक्टर बन गई, तो देन आई थॉट कि व्हाई नॉट डू लिटिल बिट ऑफ डर्मा, बिकॉज़ डर्मा में हमेशा माय हार्ट वाज इन इट, लेकिन वो वर्क लाइफ बैलेंस और अ लिटिल बिट ऑफ करियर वर्सेस होम कमिटमेंट की वजह से मैंने नहीं परस्यू किया। सो दैट्स व्हाई आई रीट्रेन माय सेल्फ। और वहां पे हमारे यहाँ इंडियन में एक कीड़ा होता है जीपी विद स्पेशल इंटरेस्ट डर्मेटोलॉजी। अच्छा, तो मैंने उसकी ट्रेनिंग की अपने टाइम पे जाकर। अपनी नौकरी छोड़ के एक दिन जाती थी ट्रेनिंग के लिए, और उसका सारा एग्जाम और सारा कुछ वो सब किया। उसके बाद जो है आई वाज आल्सो ट्रेनिंग पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स ओवर। और अब ये सारा कुछ करके आप समझेंगे कि अब मैं वहां पर जो है जब पैसे कमाने के दिन आए तो मैं पाकिस्तान वापस आ गई। ओह वाओ, यानी कि आपको आपके पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है कि आप वापस पाकिस्तान की मिट्टी आपको खींच लाई। 100%, आई थिंक इट वाज मट्टी, इट वाज ऑल मट्टी। कहते हैं ना कि आप चाहे जहां मर्जी रह जाए, आपका खमीर जो है ना वो आपको वापस खींच ही लेता है। तो चलो ये मैं आपसे पूछना भी चाहूंगी कि आपकी पाकिस्तान इतनी हाई प्रोफाइल पे, और डर्मेटोलॉजिस्ट तो आजकल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मतलब हिट हुए हैं और हर कोई कहता है कि जी कहीं भी जाना है तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास पहले जाओ। तो आप ये बताएं कि आपकी पाकिस्तान आने की मेन रीजन क्या रही? देखिए, असल रीजन जो हर एक की होती है, जो आपको कोई भी एक्सपर्ट जिस वक्त पाकिस्तान से बाहर है जो बोलेगा, एक वहां जाके जो है कॉन्स्टेंट चाह होती है टू गो बैक हेल्प आवर कंट्री। वहां बैठ के क्रिटिसाइज करना, वहां बैठ के बड़े बड़े प्लान बनाना आसान होता है, लेकिन एक्चुअली उसको एक्शन करना बड़ा मुश्किल होता है। सो आई वोंट लाई कि हम इस तरह बहुत एनवीड हैं इन आवर कम्युनिटी। अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक कि ये कैसे लोग हैं, कैसे पागल लोग हैं जो दोनों छोड़ के अपना करियर पीक पे वापस चले गए हैं। हैविंग सेड दैट, एक जो चीज दूसरा भी खींच के लेकर आई है वो है द नीड टू हेल्प नॉट जस्ट योर द रेस्ट ऑफ द कंट्री बट आल्सो योर फैमिली। तो आपकी फैमिली आपको पुल करती है। अच्छा वैसे यार आप मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से आपने दोनों फील्ड ही इतनी डिफिकल्ट चूज की है, डर्मेटोलॉजिस्ट भी बन गए आप और आप मतलब जनरल जीपी भी हैं। तो ये बताइए कि आपका रोल मॉडल कौन था? आप किससे इतने ज्यादा इंस्पायर हुए कि आपने अपनी लाइफ में दोनों ही बड़े टफ किस्म के जो है ना वो प्रोफेशन चूज किए? अच्छा, क्या रीजन? अब मैं यहाँ पर जो है ना, राबिल ने मुझे सवाल पहले बता दिया था, सो आई विल जस्ट टेल यू द रियल स्टोरी जो मैंने राबिल को नहीं बताई थी। वो ये है कि मैंने कभी डॉक्टर बनना ही नहीं था। अच्छा। ये मेरे वालिद साहब ने मुझे जबरदस्ती डाल दिया। उन्होंने कहा यार डॉक्टर बन सकते हो या टीचर बन सकते हो। अच्छा। अब दिस इज गोइंग बैक 25 इयर्स। ये उस जमाने की बात है कि बाकी हमारे जो बड़े गिने चुने से प्रोफेशन गिने जाते थे खवातीन के लिए। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि जी डॉक्टर तो बनना ही बनना है। मैं भी रोती पिटती डॉक्टर बन गई आखिरकार। लेकिन आई वोंट लाई, ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि वंस यू जॉइन इट, ये आपको अपना लेता है। और ये मुझे पता है बड़ा घिसा पिटा डायलॉग है, बहुत से लोग बोलते हैं, लेकिन ये एक फैक्ट है जो मेरे साथ हुआ भी कि जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी, जो उन्होंने मेरे ट्रेनर्स ने मुझे सिखाया, इट जस्ट बिकेम पार्ट ऑफ हु आई एम। तो मुझे ये अब जॉब नहीं लगती है। एक भी दिन नहीं है कि मेरा वो डॉक्टर वाला दिमाग ऑफ हो, एक मिनट भी नहीं है दिन का जब वो ऑफ हो। तो और इंग्लैंड में भी यही है, पाकिस्तान में भी यही है, दोनों सिचुएशंस में बिल्कुल यही है। यानी कि you become a social worker now in this time, क्योंकि हम ये and also it becomes part of who you are। तो आप सोचते भी उसी तरह हो। अब जैसे मैं, लोग कहते हैं कि तो बड़ी सैड लाइफ होगी, आप अपने आप को एंजॉय कैसे करते होंगे? तो अगर आप मेरे साथ 5 मिनट गुजारेंगे आपको पता चलेगा मैं एंजॉय भी बहुत करती हूं। नहीं, हम जब से आपसे मिले हम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जी डॉक्टर रुबिया, लोगों ने आपके लिए इतने सारे सवाल भेजे हैं, तो मेरे ख्याल हम उसको स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास ये है कि मेरा ब्लड जो है ना वो बहुत ज्यादा थिक है,
ठीक है, मुझे ये बताएं कि और जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है, तो आप मुझे बताएं कि अपने ब्लड को किस तरह से थिन कैसे किया जा सकता है, उसको पतला कैसे किया जा सकता है। अच्छा, आई विल गिव यू डिस्क्लेमर एट द वेरी बिगिनिंग। मैं जो सारी बातें करूंगी वो 100% अपने नॉलेज और सच के मुताबिक करूंगी। मुझे देसी टोटकों के बारे में हरगिज कुछ नहीं पता, तो वो मैं आपको ऑनेस्टली बता दूंगी। बिल्कुल, हम डॉक्टर्स के हवाले से ही बात करेंगे। And I will tell you कि some things will be very blunt. So if I'm going to be brutally honest, I have to have this relationship with you in a brutally honest way. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि अगर आपका डायग्नोज ब्लड थिक है तो इसलिए इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। ये अक्सर लोगों में ऐसी कैफियत हो जाती है। इशू ये होता है कि थिक होने के साथ हो क्या रहा है। कुछ चीजें होती हैं जो आपको लग रहा है कि आपके साथ हो रही है, तो आपके दिमाग में, so there are psychological elements to it, लेकिन कुछ physical elements हैं। physical elements में clots हैं, clots in your legs, clots in your lungs. These are the dangerous things that we have to worry about. Otherwise, अगर आपको सिर्फ psychologically कैफियत महसूस हो रही है कि आपका ब्लड थिक है, तो मैं आपको ये बिल्कुल रियश्योर कराऊंगी, ऐसा नहीं है। हमारे जिस्म के अंदर एक बैलेंस चल रहा है। अल्लाह मियां ने बड़ा खूबसूरत निजाम बनाया हुआ है, जहां कोई चीज ज्यादा हो जाती है वहां पे कोई चीज उसको बैलेंस करके कम कर देती है। तो थिकनेस और क्लॉटिंग और थिनिंग ऑफ ब्लड दोनों हैंड इन हैंड चल रहे होते हैं। हाँ, अगर आपकी ये डायग्नोज कंडीशन है तो फिर देयर आर ब्लड थिनिंग टैबलेट्स, और उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि उसमें अब देयर आर ऑलमोस्ट 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ देम जो कि इजीली अवेलेबल हैं। उसमें फास्ट एक्टिंग भी है, लॉन्ग एक्टिंग भी है, ऐसे भी हैं जो आपको सारी उम्र खाने पड़ते हैं। तो अगर आपकी ये कंडीशन डायग्नोज है तो प्लीज एक अच्छे जनरल फिजिशियन से मिले, एंड देन वी कैन टॉक यू थ्रू कि आगे क्या करना है। आप कोई मेडिसिन रेफर कर सकते हैं? नहीं, सो बेसिकली इन दिस सिचुएशन द मेडिसिन इज ओनली अगर आपको कोई सिम्टम होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको डीवीटी होता है तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्यों हुआ, उसकी क्या वजह थी। तो कुछ लोग जो है सिंपल चीजें जैसे एस्पिरिन खाते हैं, बट देन ऑन द अदर हैंड देयर इज वारफरिन। तो ये बड़ा स्पेक्ट्रम है दवाइयों का। उसमें बहुत लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, गलत तरीके से खाई जाए, और सिंपल दवाइयां भी शुमार है। तो वो सिर्फ एक पेशेंट को असेस करके इंडिविजुअल बेसिस पे होता है। उसमें आपकी एज, आपकी एक्टिविटी, हर चीज कंसिडर होती है। यानी कि हम कोई भी ऐसे मेडिसिन नहीं ले सकते। आप खुद से हरगिज नहीं ले सकते हैं, आप आके डॉक्टर को दिखाएंगे। अच्छा जी, दूसरा सवाल हमारे पास ये है कि मेरा ब्लड प्रेशर, और ये ब्लड प्रेशर का मसला तो हमें 20 साल से लेके 50 साल तक का एक ही सवाल है कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता है, पल्पिटेशन बहुत ज्यादा रहती है, दिमाग में पटाखे बजते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता है और एकदम से समझ नहीं आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो इसकी क्या रीजन होती है और हम सडन अपने ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? पहले तो मैं पूछूंगी आप शादीशुदा हैं क्या? I'm just joking. नहीं, जो सच्ची बात है वो पूछने वाली वो ये है कि देखिए ब्लड प्रेशर अगर परसिस्टेंटली रेज्ड है, इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बड़ा स्ट्रिक्ट है और बड़ा सिंपल है। आपने घर पे ब्लड प्रेशर मॉनिटर मंगवाना है, जो कि आप किसी से बोरो कर सकते हैं, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। और वो ब्लड प्रेशर मॉनिटर से आपने अपना ब्लड प्रेशर चेक करना है एवरी डे ड्यूरिंग नॉर्मल वेकिंग आवर्स, यानी कि जो आपके आम जो जागने के औकात हैं उनके दौरान आपने वो चेक करना है दिन में 2 दफा। 2 दफा नहीं कर सकते, दिन में 1 दफा करिए, लेकिन 7 से 14 दिन लगातार करना है। उसकी फिर हम एवरेज लेते हैं। जो एवरेज कट ऑफ है ब्लड प्रेशर का आपकी एज के हिसाब से 140/90 या उससे ऊपर, या 135/85 उससे ऊपर, डिपेंडिंग आपकी एज क्या है। यानी कि बड़ी उम्र के लोगों का ब्लड प्रेशर हम चाहते हैं थोड़ा सा हाई एंड पे है। अच्छा, अब आपको पता चल गया आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर है परसिस्टेंटली, यानी एवरेज आपकी ज्यादा है। इन दिस सिचुएशन आपको दवाई खानी पड़ेगी, इसमें कोई आप कुछ नहीं कर सकते। अगर स्टेज 1 हाइपरटेंशन हो, जो कि शुरू की हिस्सा होता है, उसमें हम थोड़ी सी लाइफस्टाइल चेंजेस भी बता देते हैं। आप योगा करें, आप मेडिटेट करें, आप अकेले बैठ के अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप यूट्यूब के ऊपर मेडिटेशन म्यूजिक लगा लें और वो सुने। लेकिन कोई मेडिसिन कोई अगर बिल्कुल बिगिनर्स लेना चाहें तो एम्लोडिपिन। सो वी स्टार्ट एज पर आवर एज ग्रुप, और यंग लोगों में जनरली एम्लोडिपिन और रामीप्रिल, ये 2 कॉमन दवाइयां हैं। और ये दवाइयां जो अगेन एक जनरल फिजिशियन या एक अच्छा मेडिकल स्पेशलिस्ट ही शुरू करवा सकते हैं। उसकी रीजन ये है राबील कि उसमें फिर हमें आपका ब्लड प्रेशर इसके बाद भी मॉनिटर करेंगे कि ये डोज एडजस्ट करने की जरूरत है कि नहीं, और कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाएंगे। अच्छा जी, एक और सवाल आया है कि शुगर का जो है हमारे पास एक तो बहुत सारे 25% बच्चे जो हैं जिनकी आईसाइट जो है वो शुगर की वजह से गई है, ठीक है, और जिसकी वजह से उनकी 450-500 तक शुगर रहती भी है। और बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि या मेरी वो कह रहे हैं कि शुगर बिल्कुल नील हो जाती है या बहुत हाई हो जाती है। और नॉर्मली ये उस सिचुएशन में होते हैं जब वो बाहर हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, किसी मीटिंग पे हैं, या किसी ने बात करते करते कोई ऐसी बात हुई है कि एकदम आपको वो क्लिक करता है और आप या डाउन पे हो या हाई पे हो। तो कहते हैं उस वक्त हमें ऐसा क्या करना चाहिए? ओके, सो पहली बात ये कि आई विल रीट्रेट कि जो यंग लोगों में डायबिटीज होती है उसमें इंसुलिन की जरूरत होती है। यंग लोगों में जनरली स्पीकिंग आपका पेनक्रियास टोटल फेल हो जाता है, यानी कि आपकी इंसुलिन, आपकी बॉडी आपके लबालब से कोई पैन कुछ नहीं बना रही है, तो आपको एक्सटर्नल इंसुलिन चाहिए। तो ज्यादातर यंग सिचुएशंस में तो यू विल हैव टू गो ऑन इंसुलिन वेरी क्विकली इन योर लाइफ। लेकिन जो ओल्डर लोग होते हैं वो पहले हम उनको ओरल दवाइयों से शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इंजेक्शन या इंसुलिन की तरफ जाते हैं।
अच्छा, अब हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि सडन ड्रॉप इन ब्लड शुगर लेवल बड़ा एक कॉमन एलिमेंट है जो बिलीव इट नॉट डायबिटिक्स को होता है। हम सब हमेशा सोचते हैं डायबिटिक्स में सिर्फ हाई 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 हाई, लेकिन लो ज्यादा डेंजरस हो जाती है क्योंकि लो में आप कोमे तक में जा सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आपकी शुगर एक सडनली ड्रॉप करती है, खुदा न खास्ता आप गाड़ी चला रही हैं, आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी जान के अलावा और लोगों की जान को भी खतरा हो सकता तो है। क्या करें अगर फौरन से लो हो जाए तो क्या करें? सो उस देयर आर टाइम टू थिंग्स। एक चीज खिलाती है और हाइपोग्लाइसीमिया अवेयरनेस, ये एक चीज आपका डॉक्टर आपको सिखाना चाहिए। अच्छा मेडिकल फिजिशियन आपको ये बात बताएगा, आपको इसके बारे में वीडियोस देगा, नॉलेज इंफॉर्मेशन देगा। उसमें ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका हाइपोग्लाइसीमिया जैसे ही शुरू होता है आपके कुछ सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, लेकिन हर एक को उनके बारे में पता नहीं होता। तो ये एक बकायदा क्लास होती है, ओरल हाइपोग्लाइसीमिया अवेयरनेस क्लास या हाइपोग्लाइसीमिया अवेयरनेस क्लास, और वो आपको ये बताती है कि अगर आपकी शुगर लो हो रही है तो शुरू शुरू में क्या सिम्टम्स महसूस होते हैं, तो वो लेवल ही ना आए कि आप बिल्कुल पास आउट कर जाए। दूसरी बात जो आपका सेकंड पॉइंट, अगर वो हो गया आप क्या करना है, तो आपके पास हर वक्त कोई ऐसी चीज होनी चाहिए विच इज इजी टू च्यू, यानी कि उस वक्त मैंने अक्सर देखा लोग ना ठूस ठूस के बिस्किट डाल देते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे, जिसका कोई फायदा नहीं होता है। सो यू हैव टू हैव जूस, यू हैव टू हैव समथिंग जो सडनली आपकी चॉकलेट, खजूर, लाइक दैट, जो इमीडिएटली, और अगर बंदा अनकॉन्शियस है तो हो सकता है कि वो च्यू भी ना कर सके, तो फिर आपको कोई लिक्विड चीज चाहिए या जेल फॉर्म में चाहिए। तो ये आपके पास एक चीज आपके पर्स में, आपकी गाड़ी में होनी चाहिए। बाहर के मुल्कों में तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि अगर आपको ओरल, आपको हाइपोग्लाइसीमिया अवेयरनेस नहीं है तो आपका लाइसेंस वो ले लेते हैं जब तक आपको हाइपोग्लाइसीमिया अवेयरनेस आ ना जाए। तो ये चीज सीखना बहुत जरूरी है। और अगर बहुत हाई हो जाती है और वो कह रहे हैं कि मुझे जो है अब बाकायदा इंजेक्शन लगने शुरू हो गए हैं इंसुलिन के, हालांकि उसकी उम्र 25 से 28 के दौरान है, तो उसकी जब बहुत हाई हो जाती है तो वो उसकी उस वक्त पे क्या करें? और जब So in that situation, Rabel, I'll just cut you very quickly. The thing is, you have to remember कि अगर आपकी शुगर persistently high हो रही है, इसका मतलब आपका कंट्रोल सब ऑप्टिमल है। दो चीजों को देखना जरूरी है, आपकी डोज, आपकी इंसुलिन की, और आपके खाने के औकात एज वेल एज द क्वालिटी। तो खा क्या रहे हैं और किस टाइम पे खा रहे हैं, टाइम टेबल बहुत मैनेज करता है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इंसुलिन आपको एक्सटर्नली मिल रही है जो आपकी शुगर कम ला रही है। अगर आपकी इंसुलिन गलत टाइम पे जा रही है, खाना गलत टाइम पे जा रहा है, तो ये आपके साथ होगा ही होगा। दूसरी बात, अगर ये परसिस्टेंटली हो रहा है तो उसका मतलब आपकी डोज एडजस्ट करने की जरूरत है। और एक बहुत जरूरी जो मैसेज भेजूंगी, वसीम अकरम, डू यू गाइस रियलाइज कि वसीम अकरम एक स्पोर्ट्स पर्सन है, एक एथलीट है, एक प्रोफेशनल है, एंड ही इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक। So you have to Google him, you have to go read his story, और इस तरह की और लोगों की स्टोरीज भी सुने, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग बातें पता चलती हैं आपको कि कितने लोग दुनिया में जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक्स है और सारा कुछ कर रहे हैं, they're doing everything perfectly normally। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन आया है, ये इन्होंने कहा है कि ये जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पे साफ पानी नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास दो बड़े मेजर इश्यूज आ रहे हैं। नंबर 1, खारिश की बीमारी तो यहाँ पे सबको है, बहुत ज़्यादा खारिश रहती है हमें और हमें समझ नहीं आती, और दूसरा लोग पानी पीते हैं, हेपेटाइटिस होता है और बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो बताएं हम क्या करें? अच्छा, मैं दो, और दे आर वेरी, मतलब मैं समझ गई। देखिए, मैं दो बड़े सिंपल, मैं यही बात बोलने लगी थी, मैं बड़ी दो सिंपल चीजें बताऊंगी। मेरे लिए बड़ा कल्चरल शॉक था। आप सोचिए कि पाकिस्तान से पाल पोस के इनको भेजा, इनको फिर भी कल्चरल शॉक लग रहा है। हमें इंग्लैंड में टूटी से पानी पीने की इतनी आदत हो गई थी, जब हम शुरू शुरू में आए तो हमारे बच्चे टूटी से पानी पीना शुरू करते थे, फिर हम भाग के जाते थे, नहीं 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 नहीं, टूटी से पानी यहाँ पर नहीं पीते, डायरेक्ट पहले पानी उबाला जाता है। तो ये चीज जो है ये सिखानी पड़ती है हमें अपने आप को। सिंपल मेजर्स हैं, पानी उबालना, पानी छानना, यानी कि आपके पास मुस्लिम क्लॉथ, जो ये मलमल की कपड़ा होता है, मलमल का कपड़ा गेट्स रिड ऑफ सेडिमेंट्स एंड मोस्ट इंप्योरिटीज, और बॉईल करना एट आवर लेवल 1 मिनट। अगर आप 1 मिनट भी बॉइलिंग पॉइंट पे पानी को लाके उसको बॉईल होने दें, 1 मिनट मींस घड़ी देख के, नॉट 1 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, एक पूरा मिनट। और अगर आप पहाड़ी इलाकों में रहने हैं तो 3 मिनट। अगर आप उसको बॉईल होने देते हैं तो वो मोस्ट वायरसेस को मार देता है। तो ये बहुत अल्लाह का करम है इस चीज में। तो ये बेसिक मेजर्स तो करने बहुत जरूरी है। दूसरी, वबाई बीमारियों का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो कंट्रोल में आ भी जाए तो पेशेंट के सिम्टम्स नहीं खत्म होते हैं। जैसे खारिश वाली बीमारियों में अक्सर ऐसा होता है कि जब एक दफा खारिश का साइकिल शुरू हो जाए दिमाग में, तो पेशेंट कैन नॉट स्टॉप स्क्रैचिंग। बीमारी जब चली भी जाती है, स्केबीज में हम अक्सर देखते हैं, स्केबीज का इलाज सिर्फ और सिर्फ 7 to 10 डेज का है, लेकिन उसकी खारिश 4 से 6 हफ्ते रहती है। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप अपने जो भी आपका जीपी या जनरल फिजिशियन या मेडिकल स्पेशलिस्ट जो भी है, उससे आप एक खारिश की दवाई ले लें, और वो खारिश की दवाई आप तब तक खाएं जब तक आप इस साइकिल पे काबू ना पा लें। आप कुछ ऐसा बता सकते हैं कुछ लगाने को? या कैलामाइन लोशन, कैलामाइन लोशन बहुत अच्छा, बहुत सस्ता, बहुत सेफ। कैलामाइन लोशन बहुत सेफ लोशन है जो सिर्फ और सिर्फ बॉडी को सूद करता है। यूरिडर्म, यूरिया का कंटेनिंग जो लोशन, यूरिया हमारी स्किन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जो एल्डरली हैं, जो बड़ी उम्र के लोग हैं जिनको खारिश इस वजह से हो रही है, जो सीनाइल क्लोराइटिस कहलाता है, उस सिचुएशन में वो बहुत इफेक्टिव है। तो ये दो लोशन बहुत अच्छे हैं।
ओके, और जो कह रही कि हेपेटाइटिस हो चुका है उसको तो कुछ नहीं हो सकता, देखिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट होगी। हेपेटाइटिस के बहुत टाइप्स हैं, कुछ अच्छा, टाइप्स ठीक जो है है। वो सेल्फ लिमिटिंग है। हम्म, वायरसेस में एक बड़ी खास बात रखी गई है कि वो अनअनाउंस्ड आता है मेहमान की तरह, लेकिन चला भी जाता है फिर खुद ही। तो ये कुछ चीजों पर पहला तवक्कल करना बड़ा जरूरी होता है, फिर ये बड़ा एहतियात करनी होती है कि आपकी तबीयत मजीद खराब ना हो जाए। लेकिन देयर आर सर्टेन लाइक हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड इन सम सिचुएशन हेपेटाइटिस ई भी, जो आपके लिए जानलेवा हद तक डेंजरस हो जाता है। उस सिचुएशन में आपको जरूर जाके डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। ओके जी, एक और सवाल आया है कि जी मेरे चेहरे पे दाने बहुत ज्यादा निकलते हैं, ये रेडिश रेडिश हैं और खड्डे खड्डे बन जाते हैं। मैं पानी भी बहुत पीता हूँ और मैं हर चीज का ख्याल रखती हूँ, क्योंकि ये 2 3 4 इकट्ठे सवाल मैंने बच किए हैं। तो ये इसका बता दें कि इसका दानों का क्या, मैंने बहुत अच्छे अच्छे फेस वॉश भी यूज करके देखे हैं, लेकिन मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा और मेरा चेहरा ऐसे उबल गया है रेडिश रेडिश दानों के साथ। तो बताएं क्या किया जाए। अच्छा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी, ये याद रखिएगा, ये सब पेशेंट्स के लिए। फेस वॉश इज नॉट अ क्लिनिकल ट्रीटमेंट, उसका कोई किसी क्लिनिकल कंडीशन से कोई ताल्लुक नहीं है। फेस वॉश मेरे जैसे लोगों के लिए जिनका मुंह पहले ही साफ हो, वो जाके और साफ कर ले, उसके अलावा और कोई फायदा नहीं होता उसका। आपको इस चीज की, अगर क्लिनिकल बीमारी है तो क्लिनिकल इलाज भी क्लिनिकल होना चाहिए। इस चीज के लिए हमारे पास बहुत स्पेक्ट्रम है। डर्माटोलॉजी में एक्ने एक कुछ गिने चुनी चीजों में से कंडीशन है जो कंप्लीटली क्योरेबल है। तो यानी कि एक्ने हम कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं आप। ठीक है, तो उसमें हमारे पास खाने की गोलियां, लगाने के जेल है। मैं नाम भी बता देती हूँ, बताएं। देखिए हमारी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो होती है वो ओरल एंटीबायोटिक्स होती है। ओरल एंटीबायोटिक्स में डॉक्सीसाइक्लिन, अडॉक्सा फैमिली जो है वो इट्स रियली गुड, एंड 1 a day गोली होती है, आपने रोजाना खानी होती है। जो लगाने की क्रीम है उसमें जेल्स है, बेनक्लिन जेल है जो पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है, आइसोटिन ई जेल है, ये भी इजीली अवेलेबल है। इस तरह के बहुत से हैं, अनगिनत नंबर के हैं। पॉइंट इज कि जो जेल होते हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट या मोस्टली माइल्ड एक्ने में काम आते हैं। मॉडरेट और मॉडरेट टू सीवियर, अब ये कैसे पता चलेगा मॉडरेट और मॉडरेट टू सीवियर है कि नहीं? खड्डों वाली एक्ने इज ऑलवेज सीवियर। ओके, इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है आपको सेकंड लाइन ट्रीटमेंट की बात करनी पड़ेगी। वो मैं इस तरह आपको नहीं बता सकती क्योंकि वो डेंजरस है, वो स्ट्रिक्ट सुपरविजन में प्रेस्क्राइब होती है। आपने किसी क्वैक के पास नहीं जाना, आपने किसी ऐसे डॉक्टर के पास भी नहीं जाना जिसको आपको लगे कि उसका नॉलेज में थोड़ी कमी है। ये आप इस तरह की दवाइयां, सीरियस दवाइयां से सीरियस डॉक्टर से ले सकते हैं। और जो एंटीबायोटिक और जेल कॉम्बिनेशन है वो माइल्ड टू मॉडरेट एक्ने को अक्सर काफी हद तक ठीक कर देता है। पानी पीने की आपकी आदत बहुत अच्छी है, प्लीज वो जारी रखें। लेकिन एक बात याद रखें, जब एक क्लिनिकल कंडीशन हो जाए तो क्लिनिकल इलाज कराना जरूरी है। अच्छा, तो वो कह रहे हैं फेस पे क्या अप्लाई करें? तो जेल आपको लेना मुंह धोने के लिए? मुंह धोने के लिए देखिए आपकी मर्जी है। देखिए पाँव, जो फेस है ना तो वो पैरों के बल चलता है ना वो इतना गंदा होता है। वो हमारा ऑब्सेशन है कि हमें होता है हमारा रंग साफ से साफ होता जाए। हालांकि साबुन से मुंह साफ सफेद सफेद तो नहीं होता वो तो। और ये आप नहीं है, ये सारे इस चीज से गुजरते हैं। अच्छा। वैसे तो इवन वाटर इज इनफ, जस्ट वाटर इज इनफ। लेकिन अगर आपको कोई फेस वॉश पसंद है आप ट्राई करें, जो आपको पसंद हो आप ले लें। मेरे से हरगिज ना पूछे, क्योंकि डॉक्टर साहब को खुद नहीं पता कौन सा फेस वॉश इस्तेमाल करना है। हमारे यहाँ जो मुफ्त का पड़ा होता है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, मेरे घर में बड़ी साइकी बनी है कि डव साबुन से मुंह धोना, नहीं तो नहीं धोना। देख ले बस। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जी मेरा बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हीट अप रहता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा हीट अप रहती है। मुझे बताएं मैं क्या करूं उसके लिए, और बहुत ज्यादा स्वेटिंग भी रहती है। अच्छा, जनरली स्पीकिंग ना ये किसी चीज की अलामत होती है। फॉर एग्जांपल थायराइड की जो इम्बैलेंस होता है उसमें अक्सर ऐसे सिम्टम्स होते हैं। और आपका एक और भी सवाल होगा तो मैं इससे भी करूंगी। सो बेसिकली थायराइड, अगर आप हाइपर थायराइड है तो आपको एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ हीट, स्किन चेंजेस भी आ सकती हैं, वेट लॉस हो सकता है, पसीना आना एक्सेसिवली होता है, ट्रेमर्स, हाथ शेक करना, ये बहुत कॉमन अलामत है हाइपरथायराइड की। हाइपर या हाइपर? हाइपर हाइपरथायराइड। हाइपर तो ज्यादा खतरनाक होता है। दोनों के अपने नेगेटिव्स है, सैडली, और दोनों ट्रीटेबल है कंप्लीटली। तो अगर आपको ये सिचुएशन फील हो रही है तो एक मैं, अगर आप मेरे पास है तो मैं सिंपल सा ब्लड टेस्ट कराऊंगी, आपका ब्लड सीपी चेक कराऊंगी, आपके लिम्फोसाइट्स देखने के लिए, खुदा ना खास्ता कोई जानलेवा कोई बीमारी तो नहीं है, आपका थायराइड चेक कराऊंगी, लिवर चेक कराऊंगी, और डायबिटिक HbA1c चेक। और ये इन सारे टेस्टों में जो इतने सारे पैसे लग जाते हैं उनका, ये अब इस देखिए, अच्छा डॉक्टर हमेशा नीड की बेसिस पे करता है। एक बड़ा सिंपल रूल होता है, और ये जो डॉक्टर फ्यूचर में बनना चाहते हैं उनके लिए भी एडवाइस है। आप हर टेस्ट करने से पहले ये सोचेंगे कि इस टेस्ट से मेरी मैनेजमेंट प्लान पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इफ द आंसर इज यस, देन दैट टेस्ट इज इंपॉर्टेंट। अगर ये टेस्ट आप कर रहे हो वैसे ही कर रहे हो, वैसे ही पता लगाने के लिए, तो फिर ज्यादा ना कराओ, बिकॉज देन यू आर जस्ट वेस्टिंग द पेशेंट्स मनी। द टेस्ट हैज टू हैव एन इंपैक्ट ऑन योर प्लान। ये बहुत जरूरी चीज है।
तो हम किसी भी ये जो गवर्नमेंट या सरकारी हॉस्पिटल से भी मतलब ये टेस्ट करवा सकते इट डज नॉट मैटर, ऐसा कोई मसला नहीं है। बिल्कुल। ओके जी, नेक्स्ट सवाल आया कि हीट की वजह से मेरी स्किन जो है वो झुलस सी जाती है, यानी कि जब बाहर धूप निकलती है ऐसे तरह से मेरी स्किन हीटअप हो गई और जैसे जल के काली सी हो जाती है। तो ये सिचुएशन, और इसी से मिलता जुलता सवाल आया हमें गिलगित की तरफ से कि हमारे यहाँ धूप बहुत तेज होती है जो डायरेक्ट फेस पे अप्लाई होती है और स्किन ऐसी होती है जैसे जल के उसके छिलके उतरने लग जाते हैं और रात को बहुत टेम्परेचर हाई हो जाता है, मतलब सुबह बहुत गर्म और शाम बहुत ठंडा। तो दोनों सिचुएशन में क्या किया जाए जब स्किन बिल्कुल बर्न हो रही है या उसके छिलके उतार रहे हैं, तो क्या किया जाए? तो जो गिलगित वाले उनको तो मैं बताऊंगी कि बेसिकली आपकी स्किन बर्न कर रही है, तो जैसे सनबर्न की डिफरेंट स्टेजेस हैं। पहले वो सुर्ख होगी, उसके बाद वो थोड़ा सा डल होगी, उसके बाद वो पील करेगी, फ्लेकी हो जाएगी, बिल्कुल जैसे उधड़ रही है। एट द सेम टाइम लेटर ऑन जाके वो पिगमेंट भी करेगी। तो हमारे यहाँ बहुत मसाइल है जिल्द के जो मैंने देख लिए हैं। और दूसरा जो बर्निंग वाला है वो बेसिकली हमारा सन इज वेरी हार्श। ऑब्वियसली हमारे फोन में एक चीज होती है यूवी इंडिकेटर, जो अक्सर स्मार्टफोन्स में होता है। अगर आप देखिए वो यूवी इंडिकेटर ज्यादातर ममालिक में वो 2 से 3 के दरमियान होता है और वहां पे 2 से 3 में भी स्यापा पड़ जाता है कि सन ब्लॉक लगाओ, छतरी करो, टोपी पहनो, ये करो। पाकिस्तान में पीक आवर्स में इट गोज अप टू 8। तो मैं उस दिन देख के, जब मैंने अपनी तरफ से देखा, मैंने इसमें वीडियो भी बनाई, तो मैं खुद हैरान होगी 8 देख के कि भाई 8 के बाद तो जिल्द किसी तरह नहीं बच सकती, बस घर बैठो। नहीं, लेकिन उसके 2-3 बातें बाकी सीरियस है। 11 और 4 के दरमियान ये पीक पे होता है। तो इफ यू कैन अवॉइड गोइंग आउट तो आप ना जाए बाहर, अगर पॉसिबल है। उन्होंने तो कमाना है बेचारों ने बाहर। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं, आपको बाहर जाना जरूरी है, तो टोपी। मैं महंगे महंगे सनब्लॉक्स में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं हर मरीज को, चाहे वो जिस मर्जी लाइफ वॉक ऑफ लाइफ से आया हो, एक एडवाइस देती हूँ, सनब्लॉक वो बेस्ट है जो आप अफोर्ड कर सकते हो और आपकी स्किन को सूट करे। ये 2 चीजें जरूरी है। अगर मैं आपको 8000 का सनब्लॉक दे दूं तो उसका की फायदा? 8000 का सनब्लॉक मैं भी नहीं लाना। तो इसलिए जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि टोपी, छतरी। मैं अभी भी आई हूँ, आप पूछ सकते हैं यहाँ पे स्टाफ से, मैं छतरी लेकर आई हूँ। बारिश की वजह से नहीं थी, वो एक्चुअली सन हैट है। तो इसीलिए आप हर वक्त अपने मुंह को डायरेक्ट धूप से बचाएं। यानी कि टी कैप्स ले लें या हैट टैप ले लें। एब्सोल्युटली, हैट, टी कैप फैशनेबल भी लगे, प्यारे भी लगे, स्टाइलिश भी लगे और धूप से बचे भी। अच्छा, इन सिचुएशन में जब आप नहीं धूप से बच सकते, कि आप टोपी नहीं पहन सकते, तो फिर सनब्लॉक लगाना जरूरी हो जाता है। लेकिन ये आदत छोटी उम्र से डालनी होती है। तो अगर आप 40-50 क्रॉस करिए, इसका ये मतलब नहीं आप लगाए नहीं, लेकिन ये थोड़ा रियलिटी चेक जरूरी है कि वो 40 साल का सन डैमेज हो चुका है। तो ये चीजें दिमाग में रखनी जरूरी है। अच्छा जी, एक और सवाल आया कि जी मैं बचपन से शीशा पीता हूँ और डॉक्टर ने मुझे जनाब शीशा पीने से, मैंने निरम आके चेक करवाया तो उससे मुझे ये कहा कि आप परफ्यूम लगाना बंद कर दें और शीशा पीना बंद कर दें। उन्होंने मुझे बहुत सारी मेडिसिन दी हैं, कोई खास असर नहीं हुआ। मेरी स्किन बिल्कुल ऐसे हो जाती जैसे जल गई और उसके ऊपर खून, ब्लड वाले छाले भी बन गए। सिर्फ मेरा चेहरा बचा हुआ है, बाकी मैं पूरा जो है मेरे जिस्म पे ब्लड वाले छाले हैं। तो मुझे बताएं मैं क्या करूं? अच्छा, अगर आप मेरे प्रोग्राम से कुछ भी ना सीखें तो एक ही जरूर सीखनी है। देखिए, ये आर्टिफिशियल केमिकल्स होते हैं। हमारी बॉडी जो है वो नेचर ने बड़ी खूबसूरत चीज बनाई है, उसके अंदर हमें क्यों आर्टिफिशियल केमिकल्स डाल रहे हैं? बेशक आप वो वेप कर रहे हो, बेशक आप वो शीशे के जरिए लेके जा रहे हैं, बेशक आप स्मोक कर रहे हैं, बेशक आप इंजेक्टेबल्स के जरिए लगा रहे हैं या दवाइयां खा रहे हैं अननेसेसरी। ये चीजें समझ लें। आर्टिफिशियल केमिकल्स कैन नेवर बी गुड फॉर यू। उसमें कोई एलिक्सर ऑफ लाइफ नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई बुढ़ा ही ना होता और सारे जवान होते। तो इन दवाइयों में, इन टोटों में कोई चीज नहीं है। शीशा, लाइक स्मोकिंग फॉर एग्जांपल, यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू हाई लेवल्स ऑफ टॉक्सिन्स। और इसमें ये हो रहा है कि शीशे की सिचुएशन में वो टॉक्सिन्स फिल्टर भी नहीं हो रहे हैं। अक्सर सिगरेट्स में फिल्टर्स होते हैं जो हार्मफुल जो चीजें हैं उनको रोक लेती हैं। इस सिचुएशन में तो आपके लंग्स में सब कुछ जा रहा है भाई। तो इसलिए आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू हैव टू स्टॉप दिस, नॉट फॉर योर स्किन बट अपनी जनरल हेल्थ के लिए। रही बात आपकी स्किन की, जब भी हम कोई इस तरह का प्रोसेस करते हैं, स्मोकिंग, शीशा एक्सेट्रा, तो उससे जो डैमेज होती है उसमें साल लग जाते हैं उसको रिवर्स होने में। ये स्लो प्रोसेस नहीं है। डैमेज होना क्विक इजी है बट कंप्लीट रिवर्सल टेक्स टाइम। एक बात जो हम अभी तक मेंशन नहीं की वो है एक्सरसाइज। जो भी चीज अगर आप जब छोड़ते हैं तो आप छोड़ के सिर्फ अल्लाह तवक्कल नहीं कर सकते, आपको थोड़ी सी हिम्मत भी करनी पड़ेगी और हरकत में बरकत है। सो एक्सरसाइज विल सेव द डे। सो इफ यू आर ट्राइंग टू रिजुविनेट योर स्किन, आप चाहते हैं ग्लो आए, आप चाहते हैं बाल अच्छे हो और आप चाहते हैं आपका एनर्जी लेवल अच्छा हो, तो आपको थोड़े से लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे। अच्छा जी, इसी से रेलिवेंट ही अगला सवाल आया है कि मेरे बाल बहुत तेजी से गिर रहे हैं कि जब भी कंघा करती हूँ मुट्ठी भर बाल हाथ में आ जाते हैं। और एक वो 2-4 कभी आया कि बहुत जल्दी जो है बाल सर से उतरने लग गए हैं, गंजेपन की शिकायत हो रही है, जबकि मेरी एज भी इतनी नहीं है। तो बताएं कि गिरते हुए बालों को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? अच्छा, इसकी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है सैडली। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, या अगर आपको कोई खुद से कोई कोमोबिडिटी है कि नहीं है। अगर आपको कोई कंजेनिटल डिसऑर्डर है, कोई कोमोबिडिटी है,
और उसमें लिखा हुआ है कि बाल गिरना है, तो फिर मैं बत्ती के पीछे नहीं लगाऊंगी कि Okay. भाई अब ये करा लें, ये ठीक है, करा लें, ठीक, ये शैम्पू ठीक। खरीद लें, वो स्प्रे ले लें, ये पियाती करा लें, क्योंकि उसका फायदा कोई नहीं है। आपके लाखों खर्च हो जाएंगे, लाखों के बाद बाल भी नहीं आएंगे, तो फिर की फायदा। द पॉइंट इज कि व्हाई आर यू लूजिंग हियर इज द फर्स्ट स्टेप कि एक अच्छा डॉक्टर ये तशखीस करेगा कि आपके बाल गिर क्यों रहे हैं। तो क्या वो कोई बीमारी की वजह से गिर रहे हैं, क्या वो आपकी फैमिली हिस्ट्री की वजह से, क्या जेनेटिक्स उसमें रोल प्ले करे, स्ट्रेस एक बहुत कॉमन फैक्टर है, क्योंकि अगर आप नोटिस करें हमारी जनरेशन में ये बहुत ज्यादा हो रहा है, हमारी पहली जनरेशन में इतने बुरे हालात नहीं थे। सो स्ट्रेस इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। जब आपको ये तशखीस हो जाए कि गिर क्यों रहे हैं, तो कुछ चीजें फिक्सेबल है। तो थायराइड डिसऑर्डर फॉर एग्जांपल इज कंप्लीटली फिक्सेबल। आपको थायराइड फिक्स किया, आपके बाद साल में ठक करके सारे वापस आ जाएंगे। सिमिलरली जिनका आयरन कम होता है, जिनकी किसी चीज की कमी होती है, B12 की, फॉलिक एसिड की, वो सब रिप्लेस करना होता है। अच्छा, अब इसी पे दूसरा पॉइंट जो आप पूछेंगी, मल्टीविटामिन्स का रोल। बिल्कुल। इफ इट एंट ब्रोक डोंट फिक्स इट। एक पानी का ग्लास है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें और पानी डालने का क्या फायदा होगा, वो पानी स्पिल ही करेगा। तो अगर आपके लेवल्स नॉर्मल हैं, तो हमें मल्टीविटामिन्स खाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक छोटी सी बात 2 मिनट के लिए सोचें, ये बन कहां पर रही है। यानी कि एक फैक्ट्री में किसी ने बैठ के एक केमिकल फॉर्मूला बनाया, उस केमिकल फॉर्मूले में केमिकल्स डाले, उसके अंदर उन्होंने कोई ऐसी चीज डाली प्रिजर्वेटिव, ताकि वो शेल्फ पे 2 से 3 साल तक जिंदा रहे, और उसमें कोई ऐसी चीज डाली ताकि उसकी शक्ल खूबसूरत हो और उसमें से स्मेल भी बुरी ना आए। तो इतनी जब चीजें उसमें डल गई, तो आपको फायदा कैसे पहुंचा सकती है। तो इसलिए इफ यू डोंट हैव अ डेफिशिएंसी, डोंट फिक्स इट। हाँ, अगर किसी चीज की कमी है, देन यू हैव नो चॉइस, फिर आपको फिक्स करना है। ओके जी, इन्होंने ये बताया कि कोई ऐसे शैम्पू बता दें जिसमें कम केमिकल हो, और आप कंडीशनर और मास्क के बारे में क्या कहती हैं कि हमें कोई शैम्पू रेकमेंड कर दें जिससे हमारे बाल ख़राब ना हो। एंड सेकेंडली वो ये कह रहे हैं कि कमज़ोर ना हो। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा कंडीशनर या मास्क बता दें जो हमारे बालों के लिए अच्छा भी हो और कम नुकसान दे। अच्छा, मैं दुनिया का सबसे निकम्मा डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं यहाँ पे पॉपुलर हूँ नहीं पाकिस्तान में, क्योंकि द रीजन इज कि मैं जो सबसे सस्ता कंडीशनर होता है मार्केट में, वो खरीद के लेकर आती हूँ अपने लिए। उसकी रीजन ये होती है कि वो सबसे सस्ता होता है, और जो सबसे बड़ी बोतल होती है, दूसरी रीजन ये होती है। तो मेरे से क्या पूछ रहे हैं आप, लेकिन मैं आपको जो सिंपल बात बताऊंगी, शैम्पू जनरली स्पीकिंग सिर्फ क्लेंजिंग प्रोडक्ट है, उसमें कोई सुपर पावर नहीं है, उसमें कोई नारियल अनियन जो मर्जी का पानी डलवा ले, अल्टीमेटली वो सिर्फ एक क्लेंजर है, वो आपको सिर्फ साफ करता है। हर वक्त आपके स्कैल्प को उसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ जिस तरह आपके हाथ और मुंह और बर्तन सिर्फ पानी से धुल सकते हैं, उसी तरह आपका स्कैल्प भी सिर्फ पानी से धुल सकता है। तो जरूरी नहीं आप हर वक्त शैम्पू करें, आप ट्राई करके देखिए बगैर अगर शैम्पू के बाल धोते हैं तो कैसे रहते हैं बाल। शैम्पू सेफेस्ट कौन सा है, जनरली स्पीकिंग सल्फेट फ्री, ये मेडिकल नॉलेज बात मुझे बताती है। ब्रांड आई डोंट नो, लेकिन आई वुड लाइक टू थिंक कि जो बेबीज में सेफ होते हैं वो अच्छे सेफ होते होंगे, क्योंकि अगर वो बेबीज के लिए सेफ है तो वो के लिए भी माइल्ड और जेंटल होंगे। और दूसरी बात आपने क्या पूछा, कंडीशनर मास्क है कि देखिए ये बेसिकली हेयर मास्क ये बेसिकली आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स, वेरी गुड आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स हैं जो बाल को मुलायम और सॉफ्ट करते हैं और फ्रिज खत्म करते हैं। सो आई एम अ बिग बिलीवर, कुछ मेरे बाल बहुत करली है, बड़ी मेहनत से इस तरह के लग रहे हैं, वरना ऐसे है नहीं। तो वो कंडीशनर्स आप अगेन वही रूल ऑफ थंब है, जो आप अफोर्ड कर सके, जो आपको सूट कर सके। तो आप स्टार्ट करें, पैंटीन से शुरू करें, लोकल प्रोडक्ट से शुरू करें जो इजीली अवेलेबल है, लाइफ बॉय, पैंटीन, सबके कंडीशनर ट्राई करके देखें। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो, कंडीशनर सिर्फ लोअर हाफ ऑफ बालों पे लगता है, स्कैल्प पे नहीं लगता, वो स्कैल्प या रूट्स को और खराब करता है। और हेयर मास्क जो है आपके स्कैल्प को भी लग सकता है, वो लग सकता है, दैट गोज एवरीवेयर, बट हैविंग सेड दैट वो हर वक्त लगाने की चीज नहीं है। आई थिंक मेरे ख्याल में जितना मैंने भी इस पर सर्च करके देखा, कहते हैं वंस अ वीक आप शैम्पू यूज कर लें, दैट्स इनफ, आप इससे ज्यादा मत कीजिए। इट इज टोटली अ पर्सनल प्रेफरेंस, लाइक आई एक्सरसाइज रेगुलरली, so there are days that sometimes I wash my hair twice a day। तो मैं उस तरह का बंदा हूं कि जो पिछले 23 साल से जो है रोजाना तो 100% और समटाइम्स ट्वाइस अ डे बाल धो रहा हूं। अभी तक तो गंजी नहीं हुई। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग सैडली। अच्छा जी, इसके अलावा एक और सवाल ये है कि मेरे मुंह से जो है ना, मेरे मसूड़ों से खून बहुत ज्यादा निकलता है, जबकि मुझे जितने भी डेंटिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई खास मसला नहीं है, जबकि वो कहते हैं कि मेरे मसूड़ों में दर्द भी नहीं है, लेकिन जब भी मैं उठता हूँ तो मुंह में खून हो। तो आपको पता है कि मैम ये अच्छा नहीं लगता, तो आप मुझे बताएंगे व्हाट्स द रीजन बिहाइंड। नो, आई एम रियली सॉरी यू गोइंग थ्रू दिस। आई एम सॉरी कि आपको इसका बात का जवाब अपने डेंटिस्ट से नहीं मिला, लेकिन जनरली स्पीकिंग विटामिन सी की कमी एक कॉमनेस्ट रीजन है। ओके, स्कर्वी या विटामिन सी की कमी की वजह से आपका मुंह में बहुत सी चेंजेस आती है, इंक्लूडिंग ब्लीडिंग गम्स। तो एक तो ये कि अपने विटामिन लेवल्स अगर चेक नहीं भी कराने, विटामिन सी इज वेरी इजीली अवेलेबल। अगर गोली नहीं भी खानी तो इट्स वेरी, कैल्शियम के साशे तो वो भी मिलते हैं, कैल्शियम के साशे भी हैं, च्यूबल विटामिन सी टैबलेट्स भी हैं। और उसके अलावा आपका ऑरेंज गुआवा, अमरूद का आगे सीजन आने वाला है, अमरूद में बहुत हाई लेवल्स ऑफ विटामिन सी होता है, तो आप वो अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए, वो मसूड़ों का खून भी बंद होगा और वैसे भी स्किन बहुत अच्छी होगी। वेरी नाइस। आपको पता है कि ये मसला मेरे घर में मेरी सिस्टर के साथ भी रहा, एंड लॉन्ग टाइम तक
तो किसी भी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि भी क्या रीजन है जी, दांत लंबे हैं इस वजह से हो रहा है, ये वजह है। लेकिन उसने तो बेचारी ने मंजन यूज किया, वो मंजन नहीं सॉरी वो मसवाक यूज किया उसने, और अब आप बता रहे हैं कि विटामिन सी की कमी की वजह से मुंह से ब्लड आता है। अगर इसके अलावा हमारे पास एक और सवाल ये आया है कि मैम मेरा पेट बहुत ज्यादा नीचे की तरफ हैंग हुआ है, ठीक है। एक का आया है कि मेरा पेट जो है बहुत ज्यादा फैला हुआ है, जबकि दोनों सिचुएशन में ये लोग वॉक भी करते हैं तकरीबन 1 घंटा, लेकिन वो कहते हैं और इतना ज्यादा खाते भी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वॉक हम सिर्फ अपनी छत पे करते हैं क्योंकि इतनी जगह नहीं है, या एक कमरे में करते हैं। तो बताएं कि हम ऐसा क्या ऐसा मसला हो रहा है कि हमारा बाकी बॉडी तो बिल्कुल श्रिंक है लेकिन पेट बहुत ज्यादा हैंग हो रहा है या मतलब बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो क्या किया जाए? अच्छा, हम अगर तो कोई और बीमारी नहीं है, दिस इज योर ओनली कंसर्न, तो हमारे यहाँ ना सेंट्रोपीटल ओबेसिटी बहुत कॉमन है। इसमें बेसिकली होता है कि आपका सारा फैट चर्बी जो है पेट के हिस्से में होती है, और साथ सबसे बात ये कि ये ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ओवरऑल ओबीज लोगों के ऑल मसाइल होते हैं, लेकिन पेट वाले जो ओबीज होते हैं उनको हार्ट अटैक ज्यादा होता है, उनको फैटी लिवर ज्यादा होता है, उनकी डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये सारी बीमारियां ज्यादा होती है। तो ये बड़ी सीरियस चीज है, इसको लाइटली नहीं लेना। ये सिर्फ कॉस्मेटिक रीजन नहीं है कि मैं सिर्फ अच्छा लगने के लिए इसको कम करना है, इस पे आपकी सेहत इस पे डिपेंड करती है। आप यूर ऑन द राइट ट्रैक, पहली बात वेल डन अगर आप घंटा वॉक कर रहे हैं और डाइट का भी ख्याल रखा। अब डाइट ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उस पे एक पूरा प्रोग्राम सिर्फ इस पे हो सकता है, लेकिन बेसिकली डाइट में ये बड़ा जरूरी है कि आप ड्यूरेशन कम करें खाने की, क्वालिटी ऑफ फूड में प्रोटीन ज्यादा हो, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स कम हो, और अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स हो, यानी नो एडेड शुगर, चीनी आप नहीं ले सकते। नेचुरल अकरिंग शुगर बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी में मौजूद है, तो आप ऊपर से चीनी वाली चीजें हरगिज नहीं ले सकते। जब ये मेजर्स आप 3 महीने, मैं हर पेशेंट को 120 दिन का टारगेट देती हूँ, अगर आपने ये अपनी वॉक रेगुलर और अच्छा डाइट अपना रेगुलर 3 महीने कर लिया और फर्क नहीं पड़ा है, अब टाइम आ गया वेट लॉस के और तरीकों पे जाने का। तो अगर आपका कोई और मसला, अगेन कोई और प्रॉब्लम नहीं है सेहत का, तो देयर आर वेट लॉस टैबलेट्स जो कि एफडीए यानी कि साइंटिफिकली प्रूव्ड और अप्रूव्ड है, खा सकते हैं आप। ऑर्लिस्टैट एक गोली है, बहुत पॉपुलर है, वन बड़ी सिंपल। अच्छा सॉरी मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट की, जो जितनी मेडिसिन है क्या आप हमें लिख के दे सकते हैं ताकि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डाल देंगे? आई एब्सोल्युटली कैन डू। ये जो सेफर मेडिसिन है, कुछ जो अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन है, तो वो फिर ऑब्वियसली जो हम प्रोग्राम में बोल रहे हैं जी, आई एब्सोल्युटली कैन। वो और वेट रिड्यूस करने के लिए कौन सी बताइए आपने? तो ऑर्लिस्टैट के नाम से पाकिस्तान में मिलती है। ये एक गोली दिन में 3 बार खानी होती है, और इसका सबसे कॉमन साइड इफेक्ट ये होता है कि ये फैट मैलअब्जॉर्प्शन करती है। उसका मतलब ये कि अगर आपने फैटी फूड खाया, बेकरी वाले आइटम खाए, तो वापस सारा डायरिया होना है। तो इसलिए वो आपको खुद ही टाइम के साथ पता चल जाता है कि आपने जो खाना है वो किस तरह अवॉइड करना है, और ये सक्सेसफुल होती है। और उसके बड़ा क्लियर गाइडलाइंस है कि आपने 5% वेट लूज करना है अगले 3 मंथ्स में। देखिए, और एक इंपॉर्टेंट बात, ये बड़ा स्लो प्रोसेस है। नन ऑफ दीज थिंग्स आर अ क्विक फिक्स, दीज आर वेरी 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 स्लो एक्टिंग थिंग्स। अपने बी काइंड टू योरसेल्फ, अपने आप को इतनी गुंजाइश दें, अपने पे इतना प्रेशर ना डालें कि वो चीज लॉन्ग टर्म ना कर सके। अच्छा, ये अगर सारी चीजें आपने ट्राई कर ली हैं, तो फिर जाके एक अच्छे एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट या वेट लॉस स्पेशलिस्ट से मिले। अब कुछ ऐसे इंजेक्शंस आ गए हैं जो कि मैं आई कांट प्रिस्क्राइब ओवर दिस काइंड ऑफ शो, बट यू कैन गेट इट फ्रॉम योर डॉक्टर्स, और वो इंजेक्शंस कॉस्टली हैं बट इफेक्टिव हैं। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ओबेसिटी एक रियल कंसर्न है, उनको बहुत सीरियसली इस चीज को सोचना चाहिए अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। और यानी कि जिनके वेट स्टक भी हुए हैं तो वो भी ये वाली मेडिसिन ले सकते हैं। एब्सोल्युटली। और एक्सरसाइज में एक बात याद रखिए, देखिए वॉक या जो लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है वो आपको एक हद तक लेके जाती है। जब आपको ड्रास्टिक मेजर्स करनी है तो हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज करनी होती है। तो अगर आपके पास यूट्यूब है तो आप इसको आज सर्च करें बैठ के, हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस, और फिर उसमें कोई 7 मिनट वर्कआउट ढूंढें, 12 मिनट वर्कआउट, 10 मिनट्स, व्हाटएवर जो आपके पास टाइम है। वो आप बहुत ज्यादा वैसे भी नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके जॉइंट्स में दर्द हो जाती है। अच्छा, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन कि ये मेडिसिन अगर छोड़ दें या इंजेक्शन लगवाने छोड़ दें तो इसका रिएक्शन भी तो होता होगा? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। ये सारी मिसकंसेप्शंस हैं लोगों की। देखिए, कोई भी चीज आप जिंदगी में जब छोड़ेंगे तो उसके बाद रिबाउंड तो होता है ऑब्वियसली, लेकिन आप वो चीजें पर सस्टेन करेंगे। हेल्दी ईटिंग आपकी जारी रहनी चाहिए, एक्सरसाइज जारी रहनी चाहिए। मेडिसिन वैसे भी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, इट इज नॉट अ फॉरएवर थिंग। वेट लॉस टैबलेट्स, वेट लॉस इंजेक्शंस आर फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल, और वो टारगेट आपका और आपका डॉक्टर बैठ के डिसाइड करेंगे कि हमने ये 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, हमने जितने भी अरसे के लिए खानी है या लगानी है, वो चीज पहले डिस्कस होगी, डिसाइड होगी। या आप ये डिसाइड करेंगे मेरा टारगेट जब अचीव हो जाएगा तो मैं बंद कर दूंगा।
ओके जी, इसके अलावा हमारे पास एक और सवाल आया है कि बच्चे ने कहा कि उसको रोज़ेशिया है। रोज़ेशिया होता है ना? रोज़ेशिया, बिल्कुल, रोज़ेशिया उसको है, उन्होंने इसका ट्रीटमेंट भी करवाया है, लेकिन फिर भी कहीं पे भी वो जाते हुए मेकअप नहीं कर सकती, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो कोई अच्छे कॉस्मेटिक्स बता दें। अच्छा, इससे रिलेवेंट एक और 2-3 सवाल है, वो भी इकट्ठे पूछ लो। एक और सवाल ये है कि जी उसने कहा जी मेरी स्किन पे जो मैं जो मर्जी क्रीम, फाउंडेशन, व्हाटएवर कुछ भी लगा लूँ जॉब पे जाते वक्त, मेरी स्किन एलर्जी कर जाती है। कोई जेल फॉर्म में कोई कॉस्मेटिक्स हो तो मैं उसको लगा सकती हूँ। इसके अलावा एक और भी इस तरह का आया है कि हमें कुछ ऐसा मतलब कि क्रीम बता दें या ऐसी जेल या कोई ऐसा टोनर बताएं जिससे जो हमारे चेहरे के रिंकल्स जो हैं उनको कंट्रोल करें और जब हम बाहर जाएं तो हम अच्छे भी लगे और हम पे डायरेक्ट हीट असरअंदाज भी ना हो। ये सारे बड़े पॉपुलर सवाल हैं। जी। अच्छा, रोज़ेशिया वाला पहले। रोज़ेशिया में देखिए कंडीशन, उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक आपके एक्ने टाइप दाने निकल सकते हैं, दूसरा रेडनेस हो सकती है। मैं दोनों का जल्दी से बता देती हूँ बिकॉज़ आई एम नॉट श्योर आपको कौन से वाला हो रहा है। अगर आपको एक्ने टाइप दाने बन रहे हैं तो फिर तो आपको आके दिखाना पड़ेगा किसी अच्छे डॉक्टर को, क्योंकि उसमें मुझे ओरल गोली देनी पड़ती है जेल के अलावा। अगर आपको सिर्फ रेडनेस हो रही है, मैं वो आपको बता सकती हूँ। सो एक जेल आता है ब्रिमोनिडीन। ब्रिमोनिडीन जेल के नाम से जेल आता है, मिरवासो के नाम से, बाहर के मुल्कों में अक्सर मिलता है। हमारे यहाँ सैडली वो पता नहीं जमाना जहालियत से आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन हमने उसका जुगाड़ निकाल लिया। तो ब्रिमोनिडीन जो है वो आई ड्रॉप्स की फॉर्म में भी मिलता है, अल्फागन आई ड्रॉप्स। तो ये अल्फागन आई ड्रॉप्स आप अपने मॉइस्चराइजर में जब डालें, लिटरली आई ड्रॉप्स जो आंखों में कतरे डालने होते हैं वो अपने मॉइस्चराइजर में डालें और अपनी जेल पे लगा लें। तो वो जो ब्रिमोनिडीन जो मेडिकल जो केमिकल कंपोनेंट है वो ये फ्लशिंग और रेडनेस को कम करता है। तो अगर रेडनेस इशू है तो आप मुझे दवाएं देंगे और ये मसला हल हो जाएगा। अगर एक्ने वाला इशू है तो वो थोड़ा लंबा है, वो थोड़ा गंभीर है, वो आपने आके फिर बताना है, उसमें बहुत सी चीजें हैं वो मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। रही बात जो द पर्सन हुज रिएक्टिंग टू मेकअप और जो जेल नुमा सनब्लॉक चाहते हैं, जेल नुमा सनब्लॉक का नाम मैं बता सकती हूँ, मैंने रावेल से पहले भी डिस्कस किया। हीलियो केयर एससी सनब्लॉक है, मैं अक्सर वही प्रिस्क्राइब करती हूँ। और अगर वो आपको एग्जैक्ट नाम का नहीं मिलता आपके इलाके में तो आप उनसे कहें कि इससे मिलता जुलता दे। उसकी रीजन बताती हूँ, ये सनस्क्रीन है। पाकिस्तान में सनब्लॉक और सनस्क्रीन दोनों सन क्रीम्स कहलाती हैं और उनपे कोई डिफरेंशिएट करने का तरीका नहीं होता। बट जो सिंपल बात है, जो आपका सन ब्लॉक है वो चिट्टी 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 लेयर बनाता है और वो ऑयली होता है, स्टिकी होता है, आपकी एक्ने बड़ा अजीब सा देखने में लगता है, वो चांद से नजर आता है, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत हो जाती है। और जो आपका सन जेल है, जो सन ब्लॉक जो जेल फॉर्म में जो सनस्क्रीन है, वो आपकी जेल पे रिएक्शन बना के जज्ब हो जाती है, तो वो बिल्कुल जेल फॉर्म में होती है और वो ज्यादातर एक्ने वालों को, ऑयली स्किन वालों को बहुत सूट करती है, उस पे मेकअप बहुत अच्छा बैठता है। अच्छा, इसके अलावा पूछने के लिए डेली बेस पे जॉब पे जाना था तो क्या चीज लगा के जाएं? बीबी सीसी क्रीम लगा सकते हैं? बीबी क्रीम आई ऑलवेज रिकमेंड। देखिए मैं इस बात पे बहुत मैं बड़ा कॉन्ट्रडिक्टिंग पर्सन हूँ। एक दफा कहती मल्टीविटामिन ना खाओ, दूसरे कहती खूबसूरत लगो। लेकिन देखिए खूबसूरत लगना हर इंसान का हक है, एंड दे शुड लुक नाइस एंड क्लीन एंड आल्सो देयर बेस्ट। तो ये 100% बीबी क्रीम लगाएं। बीबी क्रीम सिंपल इसी हीलियो के एसी जिनका सनब्लॉक है, इनकी हीलियो की बीबी क्रीम भी है, उसमें सनब्लॉक, मॉइस्चराइजर और बीबी क्रीम तीनों चीजें मौजूद यानी कि अगर हम एक बीबी क्रीम ले लें उसमें सनस्क्रीन भी हो, सारा कुछ मिक्स हो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। एब्सोल्युटली। अच्छा, और रिगार्डिंग द फैक्ट जिनको एलर्जी हो रही है उसका अनफॉर्चुनेटली और कोई हल नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ आप पहले ट्राई करके देखिए अपने हाथ पे, अगर कोई रिएक्शन नहीं होता फिर हल्का सा फेस पे लगाएं कुछ घंटों के लिए और फिर इफ एवरीथिंग इज ओके फिर लॉन्ग टर्म लगाएं। अच्छा जी, डे और नाइट क्रीम बता दें रिंकल और एंटी एज खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं? अच्छा, डे क्रीम में तो यू नीड समथिंग विद सनब्लॉक। सिंपल जो रूल है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको लेस क्रीमी क्रीम चाहिए, तो जेल फॉर्म्स आर बेटर। लड़के भी लगा सकते हैं? लड़के भी लगा सकते हैं, एब्सोल्युटली 100%। तो वो ये होता है कि डे क्रीम शुड बी, अगर आप ऑयली है तो जेल लगाएं, अगर आपकी ड्राई है तो क्रीम्स लगाएं। लड़के बीबी भी लगा सकते हैं? एब्सोल्युटली लगा सकते हैं। सुनने में जितने भी बॉयज हैं वो अक्सर मुझे यही शिकायत करते हैं, मैम आप लड़कियों को बताती रहती हैं, हमें कुछ नहीं बताती, हम क्या लगाएं? तो भाई आज सारे बॉयज को बता दिए कि आप फेयर एंड लवली को साइड पे करें और बीबी क्रीम सनब्लॉक वाला लेके या कोई सनस्क्रीन जो है आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी लड़कियों से ज्यादा लड़के ज्यादा कॉन्शियस होते हैं आजकल के। और नाइट क्रीम के लिए यू नीड समथिंग विद रेटिनॉल। सो आफ्टर यू क्रॉस योर लेट 20s आप रेटिनॉल बेस्ड नाइट क्रीम स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसका बड़ा आसान तरीका है, आप जाएं अपनी लोकल दुकान पे और जाके जो भी नाइट क्रीम वहां पे ना सारी निकलवा लें, सबके प्राइस पता कर लें और उसमें से मीडियम प्राइस एक सिलेक्ट करें और कुछ अर्से के लिए ट्राई करें। रेविटोन एक अच्छा ब्रांड है, एक सस्ता पाकिस्तानी लोकल ब्रांड है। लॉरियल एक इंपोर्टेड ब्रांड है जो हाई स्ट्रीट ब्रांड कहलाता है, लेकिन उसको अवार्ड मिला हुआ है फॉर हैविंग वन ऑफ द बेस्ट नाइट क्रीम्स इन द वर्ल्ड। सो दीज आर द सिंपल थिंग्स दैट यू कैन डू। ओके जी, लॉरियल से मुझे याद आया, इसी से रेलेवेंट क्वेश्चन भी है कि ये तो तकरीबन 90-95% ब्लाइंड बच्चों का मसला रहता है, उनके बाल बहुत तेजी से सफेद हो जाते हैं, लाइक बिल्कुल ऐसे जैसे कपास की तरह, बिल्कुल ग्रे से भी हट के व्हाइटिश टोन में चल जाते हैं।
तो हल्का डाई जब भी यूज करते हैं वो पहले से भी ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन लोरियल आपको पता है 3000 क्रॉस करता है, एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन वो अब इसका क्या किया जाए? प्रॉब्ली असली भी नहीं होगा राबिल, उसके अंदर होता है कोई और बढ़िया चीज। अच्छा खैर, सो दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर अनदर डे। नहीं देखिए, पहली बात तो ये कि सच बोलूंगी, पिगमेंटेशन जब एक दफा चली जाए, ये विटिलाइगो वाले पेशेंट्स को ये बात बहुत अच्छी तरह पता है जिनको फुलबेरी होती है, जब आपकी जिंदगी से पिगमेंटेशन चली जाए वो दुनिया की कोई ताकत वापस नहीं ला सकती है। पिगमेंटेशन मीन यानी कि जो ब्लैकनेस, जो चीज हमारे बाल काले अच्छा कर रही ठीक है, ठीक या है, जिल्द ठीक है, को नॉर्मल स्किन टोन, ठीक है, ठीक है, जब ठीक वो है, खत्म हो जाएगी हमारी तो वो वापस नहीं आ सकती, हम जनरेट नहीं कर सकते। हम कोशिश कर सकते हैं, कुछ चीजें एक्सपेरिमेंटल है, लाइट थेरेपीज है, लेकिन अभी तक कुछ 100% सक्सेसफुल नहीं हो सका। बालों की स्टोरी बिल्कुल सेम यही है। अच्छा, अब बाल जो डाई कराते हैं वो एक बड़ा स्यापा है, उसमें नुकसान ये होता है कि जब आपका डाई वेयर ऑफ करता है तो आपको वो चीज और नुमाया लगेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो ये एक जिंदगी आपको इस चीज से समझौता करना पड़ेगा कि अगर आपने डाई की तरफ जाना है तो आप हर लिटरली 60 डेज के बाद आप वहां बैठे होंगे और वो 60 डेज के बाद आपको किसी के साथ बैठ के डाई अच्छा वेल, मेरे पास आजकल एक बहुत ज्यादा एक इंस्टा पे बहुत ज्यादा चला था जिसको मैंने अप्लाई भी किया है, बस एक बॉटल टाइप होती है, उसमें 1 ड्रॉप में शैम्पू निकलता है, 1 ड्रॉप में जो है वो डाई निकलता है, और उसको आप अपने सर पे अप्लाई कर देना तो उससे आपके सर भी धुल जाता है और बाल डाई भी हो जाते हैं। तो क्या आप मतलब वो कहते हैं यूज कर सकते हैं क्या वो? देखिए, अगर आपको सूट कर रहा है तो अगेन मेरा वही जवाब होगा, यूज इट, लेकिन ये डजंट ऐड अप। डाई एक्ट करने के लिए उसमें कुछ एक्टिवेटर्स डलते हैं, तो इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं और वो एक और केमिकल रहता है, फिर वो एक्टिवेट होता है, फिर वो बालों को कलर करता है। तो वो शैम्पू में इन्होंने कैसे डाला ये अल्लाह जानता है, लेकिन वो लेस लाइकली होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं वो इतना इंटरेस्टिंग है, मैं खुद भी यूज मैंने किया है, उसका works. असर 1 महीने तक तो आपको पता ही नहीं चला, चाहे जो मर्जी शैम्पू यूज कर ले उससे बालों को नहीं खराब किया। There you go. So और उसको ना वो ऐसी बॉटल है, एक दफा करें तो उसमें से डाई निकलता है, दूसरी दफा करें तो उसमें से शैम्पू निकलता है। तो वो क्या कह रहे थे कि बराबर देख के और उससे कहिए मेडिकेटेड है, इसको आप अप्लाई करेंगे आपकी स्किन पे दाने या एलर्जी नहीं होगी जैसे नॉर्मली हल्के शैम्पू के साथ होती है। अच्छा, लेकिन बात ये कि ये भी तो सस्ते नहीं है ना। नहीं, और दूसरी बात ये मसला है। I would say कि be like Marina Khan and leave your hair white. I mean, I'm hoping कि one day I'll have the guts to do that as well. कि बंदा अपने बालों को, सफेद बालों को ओन कर ले। छोटे 15 साल की उम्र में बाल सफेद कर ले, क्या हुआ? कुछ तो ख्याल करें। इतने आपकी की मेरी सुपर पावर है, मेरे सिल्वर बाल है सुपर पावर। छोटे छोटे स्पाइक सिल्वर बना ले, बॉयज कट में करवा ले, लंबे रख ले, do whatever you want, मतलब make it your super power. Don't let anything bring you down. अगर कोई ऐसी चीज है जिससे नहीं आप you can't fight it, then just face it and just say this is my super power. अच्छा जी, एक सवाल है, ये गुटुजिन क्या चीज है, ये स्किन में किस तरह से बनती है? और ये कोलेजन में भी शायद ऐसे कुछ नाम था, अपने जुबान में से बोला था। और उसने कहा कि इसको हम किस तरह से अपनी स्किन को जवान रखने के लिए, क्या नाम है, क्या नाम है? कोलेजन। इसको किस तरह से हम कर सकते हैं? गूदा। So this is the gouda of our skin. So जो यंग लोग होते हैं उनका ढेर सारा होता है, तो इसलिए उनकी बड़ी ग्लूपी सी सॉफ्ट सी स्किन होती है, रिंकल फ्री। रिंकल्स बनने की एक वजह ये भी होती है, एक तो होता है मसल्स की वजह से स्किन एज कर रही है और ओल्ड हो रही है, रिंकल्स बना रही है, और दूसरा कोलेजन कम हो रहा है। कोलेजन की जो जंग है ना, ये सारे, ये उनसे पूछें जो टीवी पे आते हैं जिनका काम ही सिर्फ यही है, सारे लगे हुए हैं, पागल हो रही है दुनिया। तो ये लोग खाते भी हैं, लोग लगवाते भी हैं, मुंह पे भी लगाते हैं, क्या क्या करते हैं। आपकी डाइटरी कोलेजन रिक्वायरमेंट आई थिंक 4 से 8 ग्राम है। आई माइट बी स्लाइटली ऑफ बट नॉट अ लॉट। डाइट में भी ये एग्जिस्ट करता है। आपकी जो गूदे वाली जो हड्डियां होती है, जो लाइक आवर सालन्स आर सो गुड, क्योंकि हमारे सालन जो वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो कुक स्टू होते हैं, तो वो सारा जो उसका जूस है, सो दैट हैज अ लॉट ऑफ कोलेजन। योर कार्टिलेजिनस टिश्यू जो आपके पाए, उसमें, अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे पाए ना खाने शुरू कर देना, बस आप जब पाए लगे हो सुबह सुबह, यानी कि आप शोरबे वाला सालन खाएं, एब्सोल्युटली, तो उसमें आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसमें गोश्त की यखनी निकली होती है, तो वो एक सूप होता है, तो वो एक अच्छा है आपके लिए। अच्छा, अब अगर आपने वो खा लिया पी लिया, या चले आप शॉर्टकट चाह रहे हैं, तो ये गोली फॉर्म में भी मिलता है। वो हर एक को सूट नहीं करती है, बट वो न्यूट्री फैक्टर भी बनाता है। आई हैव नॉट ट्राइड दिस, बट मुझे पेशेंट ने बताया है। मैं इंग्लैंड से लाती हूँ वाइटल प्रोटीन, वो पाउडर फॉर्म में है, वो मरीन कोलेजन है। तो जो कोलेजन पाउडर या मेडिसिन है, वो या किसी एनिमल से एक्सट्रैक्ट होता है, या फिश से, या फिर प्लांट से। ये 3 उनकी ओरिजिन्स होती हैं। तो ये याद जरूर रखिएगा कि हलाल हराम वाला चक्कर भी इसमें होता है। और ये जो लोग फेस पे इंजेक्शन लगवाते हैं अपनी एंटी एजिंग खत्म करने के लिए और कुछ भी, तो ये क्या ये सही होता है या ये सही नहीं होता? देखिए, वो ये मैं बोलूंगी कि आई एम नॉट एन ऑसम एस्थेटिशियन, मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं वो पहले क्लिनिशियन भी हूँ ना। असल में इतनी ढेर सारी डिग्रियां लेने का ये नुकसान हो गया कि मेरा जो एस्थेटिक वाला सेंस है ना, वो बेचारा ऑफ ही रहता है, रेडार। तो मुझे कभी ये चीज नहीं समझ आती कि आप एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ टॉक्सिन्स अपने मुंह में इंजेक्ट कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, कुछ आई विल एक्सप्लेन टू यू
मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों बता दूंगी। बोटॉक्स जैसे बड़ा पॉपुलर है रिंकल्स के लिए, हम्म, वो बहुत पुराना है। वो असल में शुरू हुआ था स्क्विंट के लिए। भैंगी खातून थी, उनको लगता था उनका स्क्विंट ठीक करने के लिए, तो उन्होंने अपने डॉक्टर, अपने ऑप्थेमोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट को बोला कि डॉक्टर साहब आप ये मेरी माथे पे भी इधर लगाइएगा, लास्ट टाइम आपने लगाया था मेरी लाइंस चली गई थी। तो उस तरह उससे सबको पता चला वो ये भी कोई चीज है। और फिर दिस हैपेंड अराउंड 1960s, so then everybody went crazy, और फिर वो एफडीए ने अप्रूव भी कर दिया। फिलर्स दूसरी चीज है। फिलर्स जो इंजेक्शन बोल रही है राबिल, वो फिलर्स मुंह में लगते हैं। फिलर्स वो वाले हैं जो पेन की तरह के बने हुए होते हैं और वो इस तरह से करके वो बिल्कुल आपके मुंह में और उसमें लगाते अच्छी हैं। क्वालिटी के भी है, बुरी क्वालिटी के भी है। पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनको बड़े अच्छे लगे, लेकिन बुरे जिन्होंने भी लगे। करवाए हैं उनके फेस पे बहुत बुरा रिएक्शन हुआ है। मतलब उन्होंने ये कहा कि उन्हें काफी एक्सपेंसिव करवाया, इसलिए ही उनका ये सवाल आया कि जी मुझे पैसों का कोई ऐसा मसला नहीं था, आई वांट कि मेरी ये मतलब स्किन जो है वो मतलब टाइट हो जाए, थोड़ी सी गोरी लगे या फ्रेश लगे। तो पेन स्टाइल में वो करती रह गई। लेकिन वो कहती है कि एक तो बहुत एक्सपेंसिव इलाज होने के बाद एक मसला ये हुआ कि जब मैं मेकअप करती हूँ तो स्किन पे अलग अलग से पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं। देखिए ये चीज बहुत जरूरी है, बतानी पेशेंट को काउंसलिंग का हिस्सा होती है। महंगा प्रोसीजर करना बड़ा मुश्किल काम है। मैं ये प्राइवेट प्रैक्टिस में चीज आके सीखी, क्योंकि पहले इंग्लैंड वाज ऑल एनएचएस, स्टेट स्पॉन्सर्ड हेल्थ केयर। उधर ये होता है कि हर एक की इक्वल लेवल ऑफ ट्रीटमेंट होती है। यहाँ पे डिफरेंट मीन्स के लोग आते हैं तो डिफरेंट लेवल की ट्रीटमेंट होती है। देखिए महंगी ट्रीटमेंट से पहले जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलती हूँ, देखिए चीज याद रखिएगा, ये चीज अगर फॉर एग्जाम्पल एफडीए अप्रूव नहीं है तो इसका सक्सेस रेट कितना है, ये चीज बहुत जरूरी है। चीज आजकल बहुत पॉपुलर है, एक्सोसोम्स के नाम से आती है, जो लोग अपने इंजेक्ट करवाते हैं अंदर, और वो बहुत महंगा प्रोसीजर है। लाख की बात करिए फॉर वन सेशन, बिल्कुल ऐसे ही जी। तो लाखों की जहाँ बात आ रही है वहां पे पेशेंट को ये बड़ा काउंसिल करना जरूरी है कि सक्सेस रेट इज नॉट 90-80 या इवन अबव 60%। सो इफ द सक्सेस रेट इज लेस देन 60%, इज इट रियली वर्थ इट? और ये भी चांसेस है कि साइड इफेक्ट कोई हो जाए, तो ये तो फिर बड़ी लंबी इन डेप्थ कन्वर्सेशन है। वेल देखा कि डॉक्टर साहिबा ने आपको बताया कि जरूरी नहीं कि जो चीज यूट्यूब या इंस्टा पे आप लोग देख रहे हैं और वही चीज ही परफेक्ट है, ऐसा नहीं होता। फिर मेरे पास कोई सवाल है या मैं जल्दी से आगे चलूं? जी क्वेश्चन है इस्लामाबाद से। जी ये शी इज अ विजिट चैलेंजर। जी वो बता रही है कि उन्होंने लेजर इक्विपमेंट लिया है, Oh, ऑनलाइन yes. ऑर्डर किया है, फेस पे हम बाल हैं उसके लिए यूज करें, तो वो रेडिश हो रही है स्किन, तो क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए इसको यूज कर सकती है? अच्छा सॉरी, इससे रिलेटेड मेरे पास एक दो सवाल है, इकट्ठे पूछ लें। अच्छा जी, उसने ये कहा है कि एक लड़की ने मुझे ये कहा कि उसके चेहरे पे अनवांटेड हेयर बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, वो कोई वैक्स वगैरह यूज नहीं कर सकती, तो उसने ये जो लड़कों के सेफ्टी होते हैं ना, वो उसने फेस पे अप्लाई करना शुरू कर दी है। उससे उसके चेहरे के बाल तो साफ हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि डॉक्टर्स कहते हैं लेजर करवाओ, तो लेजर मैं नहीं करवा सकती, वो बहुत महंगा है। तो उन दोनों को अगर हम इकट्ठे मर्ज कर दें तो ज्यादा सही रहेगा। एग्जैक्टली। और अच्छा, तो पहली चीज ये कि मुंह पे बाल होना वाकई बड़ा कॉमन इशू है, क्योंकि पाकिस्तान में पीसीओएस एक कंडीशन है गायनी रिलेटेड, जो कि बहुत हाई लेवल पे प्रिवेलेंट है। यानी कि बाहर के मुल्कों में ये हार्डली कोई 3 या 6% होगी, तो हमारे यहाँ 60 to 70% केसेस आ रहे हैं इसमें। तो एक तो ये बहुत बड़ा फर्क है। इस कंडीशन में मुंह पे बाल अक्सर आ जाते हैं, और कुछ ऐसी भी कंडीशन है जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी मुंह पे बाल आ रहे हैं। एज रिलेटेड भी होता है, यंग लोगों में भी होता है, हार्मोन की वजह से भी होता है, स्ट्रेस की वजह से भी होता है। लंबी लिस्ट है, बड़ी सैड किस्म की। देखिए बाल सिर्फ और सिर्फ उतर सकते हैं विद लेजर, अदरवाइज देयर इज नो अदर पावर ऑन दिस अर्थ। बाकी जो भी चीज कराएंगे ये वापस आएंगे ही आएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि लेजर सिर्फ और सिर्फ थिक बालों पे असर करती है। सो इफ यू हैव थिक मैस्कुलिन मर्दाना मुशाबत के बाल, इट विल वर्क ऑन दैट। थिन बालों पे लेजर का कोई असर नहीं होता, तो वो बड़ा सैड होता है। इनके साथ जो हुआ बच्ची के साथ, वो ही बताती हूँ। तो उसमें ये होता है कि अक्सर लोग लेजर करवाने चले जाते हैं और फिर बड़े डिसअपॉइंट होते हैं, हमारे 8 सेशन हो गए, 12 सेशन हो गए और बाल वापस आई जा रहे हैं। तो ये बात बड़ी पहले बतानी जरूरी है कि देयर इज अ चांस ये 100% नहीं जाएंगे। आईपीएल जो उनके पास मशीन है वो लेजर नहीं है, इट्स कॉल्ड आईपीएल, इंटेंस पल्स लाइट थेरेपी। नाउ दैट इज सिमिलर, वर्क्स इन अ सिमिलर वे, लेकिन लेजर नहीं है। रिलेटिवली सेफर है, विच इज वाई वो हैंड हेल्ड डिवाइस जो है अक्सर मिलती है। बल्कि मैंने वो आपकी लेजर वाली पेशेंट को भी यही कहना था कि ये आपको कॉस्ट वाइज बहुत इफेक्टिव होगी। मेरे बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको मैं खुद से कहती हूँ कांट अफोर्ड, वो कहिए क्या करूं। नहीं, तो आईपीएल वाली मशीन इज वे चीपर, लेजर का जितने का 1 या 2 सेशन मिले होंगे, यस, एंड आपको सेकंड हैंड भी मिल सकती हैं। तो ये बातें याद रखिए जरूर। तो ये डिवाइस आपका 1 सेशन लेजर की जितनी कॉस्ट होगी, उसमें आपकी मशीन सारी उम्र के लिए, और वो मशीन की लाइफ होती है फॉर इयर्स एंड इयर्स। तो आप 3 लोग मिलकर खरीद लें,
यानी ये कि बड़ी वो common एक चीज़ है। मशीन लेके रख ले लेजर वाली और उसके साथ IPL खुद ही कर ले, जी। अच्छा, लेकिन वो जो बता रही है बच्ची की अब वो उसको तो बताती है। एलर्जी हो गई। अब वो ये कि बेटा ये भी हो सकता है कि आपकी इंटेंसिटी हाई हो, बिकॉज लेजर आईपीएल जो भी प्रोसेस होगा हेयर रिमूवल का वो स्किन बर्न कर रहा है, और स्किन बर्न होना कॉमन नॉन साइड इफेक्ट है। बड़े बड़े डॉक्टरों से स्किन बर्न हो जाती है जब वो लेजर करते हैं, तो ये अननोन चीज नहीं है। कुछ चीजें हैं, कांटेक्ट विद द स्किन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मशीन आप रखो तो इंश्योर करो कांटेक्ट अच्छा हो, ये नहीं हो सकता कि हवा में मशीन फैल रही हो। दूसरा, उनको रगड़ना नहीं होता, ये बहुत एहतियात करनी होती है। इंटेंसिटी बहुत हाई से शुरू नहीं करना होता, आप हमेशा लो इंटेंसिटी शुरू करोगे, टेस्ट करोगे स्किन, पहले बाजू पे टेस्ट करके देखो, डायरेक्ट मुंह पे ना टेस्ट करो। ये कुछ चीजें हैं जिनका ख्याल रखें। देखिए, सिंपल एडवाइस दूंगी, टू द पॉइंट दूंगी। मैं वो आईपीएल इसलिए प्रमोट करती हूँ, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है, कहते हैं मेरी दुकान बंद हो रही है, लेकिन वो मैं इसलिए प्रमोट करती हूँ बिकॉज इट जस्ट मेक्स मोर सेंस कि आप सारी उम्र के लिए वो 8-8 या 6-6 हजार एड अप होके हजारों लाखों बन जाते हैं। तो बेहतर नहीं है कि आप ये 8-9 हजार की मशीन खरीद लें, आप 3 फ्रेंड्स, बहनें, कजन्स मिलके ले लें और आप शेयर करें, लेकिन पहले उसकी रिसर्च करें, उसके बारे में पढ़ें, वो यूज कैसे करनी है। इट्स मेंट टू बी यूज्ड एट होम, यानी कि वो घर पे हाथ से खुद इस्तेमाल करने के लिए ही बनी है, तो आप कर सकते हैं सेफली। आपके पास कोई सवाल है या आगे चलें? Please, अच्छा जी, अब ये 2 सवाल है, मैं इकट्ठे मर्ज कर रही हूँ। स्टच मार्क कैसे खत्म किया जा सकता है, एंड नंबर 2 के बॉयज के लिए कोई ट्यूब बता दे, और बॉयज का बड़ा मसला बन रहा है। अनकरीब जो है आप लोगों ने जवाब लाना ही नहीं कभी, क्योंकि ना ये तो डॉक्टरी 2 नंबर है, हर चीज का जवाब होता है, बस अल्लाह तवक्कल कर ले। ठीक है, स्ट्रेच मार्क से तो समझौता कर ले, उसका तो कुछ नहीं हो सकता। स्ट्रेच मार्क इज बेसिकली अ वेरी कॉमन प्रोसेस जो आपकी स्किन जिससे गुजर रही है। जब आपकी स्किन स्ट्रेच करेगी, यानी कि आप बच्चा प्रेग्नेंट होगे, आप मोटे होंगे या आप ग्रो करेंगे, तो जो लोग प्यूबर्टी में सडनली ग्रो करते हैं, एकदम कद निकालते हैं, तो आपके जिस्म में एकदम स्किन में स्ट्रेच करना है, तो वो स्ट्रेच मार्क बनाती है। ठीक है, मेरे पास एक डिवाइस है, एक आला है जो मैं खरीद के इंग्लैंड से लेकर आई, लाखों का कोर्स किया उसका, और लोगों में इस्तेमाल भी किया। सक्सेस रेट 50-50 है भाई, तो इसलिए मैंने इस चीज में लोगों को बड़ा क्लियरली गाइड करती हूँ कि देखिए ये आप महंगी महंगी चीजें ट्राई कर सकते हैं, बट दे डोंट रियली वर्क। सो इट्स अ कैलकुलेटेड रिस्क। अगर आपके पास पैसे हैं तो कर ले ट्राई, लेकिन अगर नहीं है तो प्लीज इस चीज के पीछे ना भागे, क्योंकि हाँ हमें टाइम। लेकिन मैं मेरा तो ये कहना है, हम कौन से वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हैं जो मैं स्ट्रेच मार्क की इतनी फिक्र हो रही लेकिन है। Ravel, you will be surprised. Lots of people want to look good for themselves. बहुत से लोगों का दिल होता है कि आप खुद अच्छे लगे अपने आप को। अच्छा, बॉयल्स वाली जो स्टोरी है, अब यू नीड टू डेफिनेटली गेट हेल्प, क्योंकि बॉयल्स रिकरेंट होने की 2 कॉमन वजूहत होती है। एक तो हाइजीन से ताल्लुक होता है कि भी हेयर फॉलिकल्स इन्फेक्ट हो रहे हैं बार बार, दूसरा हार्मोन से भी ताल्लुक होता है। सो वी नीड टू चेक देयर ब्लड एज वेल, वो डायबिटिक तो नहीं है, प्री डायबिटिक तो नहीं है, थायराइड का मसला तो नहीं है, तो ये सारी चीजें डिस्कस करनी होती है। बात सारी रौला सारा हमारे यहाँ ये है। आई नो आपने शुरू में कहा कि देखिए डर्मेटोलॉजिस्ट बनना की बड़ी चीज है, लेकिन मैं जीपी रोल को ज्यादा सराहती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ अच्छे जीपीस की बहुत कमी है। बात सारी वो ये कि अगर आपका जीपी अच्छा होगा, वो ये सारी बातें एक गो में आपको बताएगा, आपको जा जाके ना दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, ना हर एक की फीस भरनी पड़ेगी। आप एक डॉक्टर को दिखाएंगे, उससे आप ये भी पूछेंगे कि मेरे स्ट्रेच मार्क्स से बताएं, ये पूछेंगे मेरे सर के बाल गिर रहे हैं, ये पूछेंगे मेरा डायबिटीज नहीं। जैसे आज हमने आपसे इतने सारे सवाल पूछ लिए, आपसे हेड टू टो हम लगे हुए कि ये भी बता दे, ये भी बता दे। अच्छा जी, अगला सवाल आया है मेरे पास कि नाखून जो है मेरे बहुत ज्यादा जो है वो टूटने शुरू हो गए हैं। ठीक है, नेल्स बहुत तेजी से टूटे जा रहे हैं। आई डोंट नो कि कैल्शियम की कमी है या क्या है, मैंने सब कुछ करके देखा है, लेकिन जैसे मैं बर्तन धोऊं या करके काम करूं तो पूरे पूरे नेल्स जो है वो उतर जाते हैं और हाथ अच्छे भी नहीं लगते। तो हाथों के लिए भी कुछ बता दें कि हमारे हाथ देखने में भी अच्छे लगे और सेफर साइड पे भी रहें। और इसी से एक दूसरा सवाल भी बता देती हूँ कि जी मेरी एज जो है वो 40+ है। पहले मैं वेल वुमन यूज करती थी, लेकिन अब वो इस्लामाबाद में नहीं मिलती, तो मैं बहुत ज्यादा थकावट महसूस करती हूँ, चक्कर खा के गिर भी जाती हूँ। तो प्लीज कोई ऐसा विटामिन भी बता दें, और हाथों के लिए भी प्लीज कुछ बता दें। अच्छा, हाथों वाला ब्रिटल नेल सिंड्रोम जो है ना, आपको उसकी बहुत सी रीजन होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, लोगों को ये पता नहीं, लेकिन एक्जिमा, सोराइसिस, स्किन की अदर प्रॉब्लम्स से नाखून अक्सर बिल्कुल खराब हो जाते हैं। तो हो सकता है कि आपको कोई और बीमारी हो, हमें पता ना चल रहा, और आपको बार बार आपके नाखून हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं। जरूरी नहीं सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम की कमी या किसी चीज की कमी हो। दूसरी बात ये जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि जैसे आपने खुद डायग्नोज कर लिया है, आप जब धोती हैं चीजें, यानी ट्रॉमा से वो गिर रहे हैं, तो कमजोर वो है लेकिन ट्रॉमा उन्हें वर्स कर रहा है, तो ऐसे कोई भी काम करने से पहले जो है आप ग्लव्स पहनें। ग्लव्स एक सिंपल तरीका है जिससे जो है आपकी हाथ भी प्रोटेक्टेड रहेंगे, हार्श केमिकल से भी एक्सपोजर नहीं होगा, जल्द भी अच्छी रहेगी। अगर किसी चीज की कमी है तो कुछ ब्लड टेस्ट है, जो राबिया इज आस्किंग, आई विल टेल। ब्लड सीपी, फेरेटिन, फोलेट, B12, ये 4 ऐसे ब्लड टेस्ट हैं जो कॉमनली चेक हो सकते हैं, जो बहुत महंगे भी नहीं होते हैं। हाँ, जो बाकी ये जिंक, शिंक और विटामिन सी लेवल्स है, ये बहुत महंगे ब्लड टेस्ट होते हैं, तो इसके पीछे सोच समझ के जाइएगा। अगर आपको मल्टीविटामिन वाली की तरफ भी आ रही, अगर आपको ये लगता है कि आपके अंदर कमी है और आप ब्लड टेस्ट नहीं करवाना चाहते या नहीं करवा सकते,
तो आप कोई चीज ट्राई करके देखें। अगेन हर चीज ट्राई करने के लिए अपने आप को 3 महीने की मुद्दत दें। आपके जो पैरों के नाखून है वो तो 1 मिलीमीटर अ वीक ग्रो करते हैं, हाथों के स्लाइटली फास्टर, लेकिन बहुत स्लो ग्रोइंग चीजें हैं ये, तो टाइम दें। 12 हफ्ते के लिए एक चीज ट्राई करें, अगर 12 हफ्ते में उसका फायदा होता है ओनली देन इट्स यूजफुल। अच्छा, मल्टीविटामिन, वेल विमेन वाज अ रियली गुड मल्टीविटामिन, आई लाइक्ड इट एज वेल। अब बहुत सी दवाइयां इंपोर्टेड बंद हो गई हैं या महंगी हो गई हैं या मिलती नहीं है, सिंपल। द प्रॉब्लम इज कि आई एम नॉट अ वेरी बिग बिलीवर ऑफ मल्टीविटामिन। मैं इस चीज में नहीं बिलीव करती। मैं बिलीव करती हूँ आप 6 से 8 घंटे अच्छे टाइम पे नींद पूरी करें, अच्छी ग़िज़ा रखें और एक्सरसाइज करें। मुझे अब आई एम 41 नाउ, सो आई हैव बीन एक्सरसाइजिंग ऑलमोस्ट रेगुलरली फॉर 26-27 इयर्स नाउ, सो आई हैव नेवर स्टॉप। तो मुझे ये बात आज तक नहीं समझ आई जब लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज छोड़ेंगे तो मोटे हो जाएंगे, तो छोड़ेंगे क्यों? या ये बात लोग कहते हैं कि हमें थकावट महसूस होती है। मैं तो सुबह 4 बजे उठ के भी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, रात को 8 बजे भी कर लेती हूँ, 3 छोटे बच्चे भी हैं और फुल टाइम नौकरी भी है, तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई एक्सक्यूज नहीं है। अच्छा जी, अब ये मेरा सेकंड लास्ट है, लेकिन मैं 2 सवाल आपस में बर्ज करूंगी। ये जिम से ही रेलिवेंट, हमें एक बच्चे ने कहा है कि उसकी उम्र 18 से 20 साल है, लेकिन वो जिम में भी खाली वार्म अप ही होने लगता है बच्चा, और वो कहते हैं कि मुझे लगता है लिटरली मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगा, मैं इतनी ज्यादा थकावट फील करता हूँ कि मुझे समझ नहीं आती और मैं बकायदा लिटरली मैं पसीने से भीग जाता हूँ। और इसके अलावा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, चलिए इसका जवाब दें फिर मैं आपसे। आई ट्राई रियली क्विक। तो इन योर केस यू हैव टू लुक आफ्टर योरसेल्फ, बिकॉज ये कोई सीरियस मसला हो रहा है। तो आई थिंक आपके केस में आप बेटा ब्लड टेस्ट से नहीं बच सकते। यू हैव टू गो गेट अ स्क्रीनिंग हेल्थ ब्लड टेस्ट डन, और जिसमें हमें पता चलेगा कॉमन कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देन द सेकंड थिंग दैट आई वुड रिकमेंड इज, अगर सब नॉर्मल निकलता है, एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन और ब्लड टेस्ट नॉर्मल निकलता है, फिर हम ग्रेडेड एक्सरसाइज थेरेपी रिकमेंड करते हैं। उसमें ये होता है कि हम आपको ये नहीं कहेंगे आप 0 से 100 चले जाएं वो पोर्शा या फेरारी की तरह, आप आहिस्ता आहिस्ता ऑल्टो की तरह स्लो बिल्ड करेंगे अपने आप को। और कार्डियो हो सकता है, मैं आपको आप कार्डियो करें ना, आई वुड रिकमेंड आप शायद वेट लिफ्ट करें, आप कुछ और करने की कोशिश करें। सो इट माइट बी दैट यू आर डूइंग द रॉन्ग वर्कआउट फॉर एग्जांपल। तो ये बहुत सी चीजें जो डिस्कस करने की जरूरत है। अच्छा जी, अब ये एक तो हमें ये है कि अगर हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक तो अगर वो आपसे रब्ता करना चाहें तो आपको कोई नंबर या ईमेल एड्रेस, और आपकी फ़ी क्या होगी, ठीक है, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान से लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर आप ऑनलाइन भी देखते हैं या सिर्फ ऑन साइट देखते हैं तो अपनी फ़ी भी ज़रूर बताएं। अगर आपको PFFB का रेफरेंस दिया जाए, यानी कि पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस का, तो क्या कोई कंसेशन हो पाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा? तो ये भी आप बताएं। आई वर्क फुल टाइम एट मारूफ, मैं मारूफ में काम करती हूँ। मारूफ की अपनी फीस is 3,800. Having said that, there are lots of charities, lots of people that we see for free all the time. ये एक नॉर्म है, और ये डॉक्टर की डिस्क्रेशन भी होती है, डॉक्टर की मर्जी होती है कि वो आगे से क्या डिसाइड करता है। मेरी तरफ से पूरी की पूरी इजाजत है कि आपकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट 100% फ्री होगी और सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट 50% ऑफ होगी। लेकिन ये कि हमारे जो जितने लोग हैं, ये सवाल हमें इस्लामाबाद से कम और बाकी शहरों से ज्यादा है। मैं ऑनलाइन कंसल्ट भी करती हूँ, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं। मुझे कांटेक्ट करने का बहुत आसान तरीका है जो आपको सारी दुनिया बताएगी। मेरा इंस्टाग्राम डॉक्टर रूबिया उस्मान के नाम से, काले कपड़ों में तस्वीर है, सारे 150 मैसेजेस को रिप्लाई करती हूँ, ओंगे बोंगो को नहीं जवाब देती हूँ, डॉक्टर रूबिया भी दे देती हूँ। अच्छा, अगर आपका कोई नंबर या ईमेल एड्रेस यहाँ पे, मैं सारी डिटेल्स इनको बता के जाऊंगी, ईमेल एड्रेस भी देकर जाऊंगी और ये भी देके जाऊंगी, अपना इंस्टा का लिंक भी देके जाऊंगी। अच्छा, और ऑनलाइन फी आप बता दें, जो भी ऑनलाइन फीस अगेन आप PFFB की रेफरेंस देंगे तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट इज एब्सोल्युटली फ्री। फिर उसके बाद में और आप डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में पैसे देने की जरूरत है कि नहीं है। तो हो सकता है कि मैं आपसे कभी भी किसी पॉइंट पे भी फीस ना लूं, तो वो मैं पेशेंट की कंसल्टेशन के बाद डिसाइड करती हूँ, क्योंकि कुछ पेशेंट्स आई विल नॉट रिलाई आपके दिमाग की दही बना जाते हैं, तो इन दैट सिचुएशन थोड़ी बहुत फीस लेनी पड़ती है। ओके जी। अच्छा जी, इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है, और वो यही है कि फेशियल कौन सा करवाना चाहिए? नॉर्मली हम पार्लर में जाके फेशियल वगैरह करवाते हैं, और मेरी स्किन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। आजकल हाइड्रा फेशियल जो है वो बहुत ज्यादा इन है, तो आप बताएं किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके हाइड्रा फेशियल करवाना चाहिए या किसी भी पार्लर से जाके हम हाइड्रा फेशियल करवा लें या फेशियल करवाएं ही ना? तो आप ये थोड़ा सा। यार इस बात का जवाब मुझे हरगिज नहीं पता, क्योंकि मुझे खुद इसका भी जवाब नहीं मिला। हमारे यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रा फेशियल भी होता है, कार्बन पील फेशियल भी होता है, लेकिन मैं साथ में ये भी डायलॉग बोलती हूँ कि हाइड्रा फेशियल एक ऐसी चीज नहीं जो डर्मेटोलॉजिस्ट से करवाई जाए। अगर डर्मा के पास जा रहे हैं तो उतने पैसे खर्च करके कोई ट्रीटमेंट ले लें, क्योंकि वो ट्रीटमेंट की भी वही कॉस्ट होगी। तो इसे IamStillConfused.com। फेशियल्स में रौला सिर्फ ये है कि पार्लर्स में आपको ये नहीं पता वो प्रोडक्ट्स क्या यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप अगर जाएंगे भी तो आप रिलायबल पार्लर के पास जाएं और कहीं और इधर उधर ना जाएं। दूसरी बात है कि खुद से करें, खुद से घर पे ट्राई करें। आजकल तो मास्क इतने अमेजिंग मिलते हैं। कौन से
कौन सा फेशियल यूज करें, So, ये उनको बताएं। I don't know ये myself. तो भाग के फेयर एंड लवली लेके आ जाएंगे। देखिए आई डोंट नो माई सेल्फ, लेकिन मुझे ये पता है कि कोरियन प्रोडक्ट्स आर वेरी पॉपुलर नाउडेज। तो कोरियन फेस मास्क आजकल बड़े अच्छे अच्छे आए हुए हैं जो हर दुकान पे मिनीसिमो, डिड आई से दैट राइट? इंग्लैंड में तो हमारी पाउंड शॉप पे भी मिलता है भाई, तो हम तो इतने गरीब हैं डॉक्टर की जाके वहां से खरीद लेते हैं। लेकिन उस मास्क का फायदा ये होता है कि आप अपनी जिंदगी के कुछ 10 मिनट आराम से सुकून से बैठेंगे, लेटेंगे, अपना अपना ख्याल रखेंगे, शायद कोई अच्छा म्यूजिक सुनेंगे, अपने दिमाग को ऑफलोड करेंगे, तो वो आपकी सेहत के लिए वैसे भी बहुत अच्छा होगा। यानी कि वो कह रहे हैं कि आप पार्लर वाले को जाके इतने पैसे मत दें, 5,000 का एक हाइड्रा फेशियल हो रहा है, या बहुत आप लो इलाके में हैं तो वहाँ 1,000-2,000 का हो जाए, एक कोरियन मास्क ले लें और कोरियन मास्क अपने फेस पे अप्लाई कर लें, तो वही आई थिंक डॉक्टर साहिबा का कहना है कि वो बहुत अच्छा है आपके लिए। अच्छा जी, ये एक तो हमारी तरफ से एक छोटा सा सुवेनियर है, मैं आपको ये निकाल के आपको मैं दिखाती हूँ, ये हमारे ब्लाइंड बच्चों ने बनाया है। और मैं ये चाहूंगी कि ये आप लास्ट मैसेज भी दें हमारे तमाम सुनने वालों और देखने वालों को, और ये खूबसूरत सा जो सुवेनियर पीएफबी की इजाजत से आपके लिए ये हमारा खुद का हैंडमेड है। Oh, thank you so much, you guys. This is beautiful. I was not expecting this. This is gorgeous. और मेरी तरफ से सिर्फ एक मैसेज है, जिंदगी सिंपल रखें। देखिए आजकल इंटरनेट ने, लोगों ने, इंस्टाग्रामर्स ने, ब्लॉगर्स ने जिंदगी बड़ी कॉम्प्लिकेट कर दी। इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। नींद अच्छी नींद लें, अच्छी ग़िज़ा खाएं, एक्सरसाइज करें और खुश रहने की कोशिश करें। That's it. ओके जी, और हम ये जरूर चाहेंगे कि डॉक्टर रूबिया ये आप किसी ऐसी जगह पे लगाएं कि आपको हमेशा हमारी याद जो है वो आपको आती रहे कि आप हमारे पास आए थे। और ये हमारी बच्ची हैं, सियालकोट से आई हैं, फरवा शाहबाज, तो उन्होंने ये पूरा तैयार किया। Wow, that's amazing. Farwa, well done. Thank you so much. That's ओके जी, beautiful. वेल मैंने आपसे क्या कहा था कि प्रोग्राम के एंड होते होते आप लोग यही कहेंगे दैट द प्रोग्राम वाज एक्सीलेंट, सुपर डुपर। बिल्कुल जी, हमें भी डॉक्टर रूबिया से मिलके बहुत 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 अच्छा लगा। जितनी भी मेडिसिन उन्होंने बताई हैं जो प्रोग्राम के दौरान है, मैं कोशिश करूंगी सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेश कर दूं, इनका ईमेल एड्रेस, इनका फोन नंबर। लेकिन हम आपसे बार बार ये कहेंगे कि कोशिश ये कीजिएगा कि अगर कोई आपके लिए अपने आप को सर्व कर रहा है आपके लिए, तो प्लीज उनको इतना तंग नहीं करना। और अदरवाइज जो है हम डॉक्टर रूबिया से कहेंगे कि फिर वो आपके साथ एक फी चार्ज करें, क्योंकि पहली दफा मैंने कहा कि वो 100% फ्री आप लोगों का चेकअप करेंगी, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑन साइट हो। लेकिन ये है कि आप लोगों ने कोशिश करना है कि जो भी रेलिवेंट बात है आप सब उसी पे रहिए, ज्यादा टाइम उनका वेस्ट मत कीजिएगा। और मैं ये कहूंगी कि आपको आज का गेस्ट कॉर्नर कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आप किसको देखना चाह रहे हैं हमारे गेस्ट कॉर्नर में, ये भी अपडेट कीजिएगा। एंड में मैं सिर्फ यही कहूंगी कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और जिंदगी गुजारने के लिए आंखों की नहीं, एक खूबसूरत दिल की जरूरत है। अल्लाह निगहबान।